टूटा हुआ तारा किस्त नंबर 37। वो गुस्से की हालत में बाहर आ तो गई थी, लेकिन जैसे जैसे अकल ने काम शुरू किया तो अंदाज़ा हुआ कि मुस्तफ़ा इतना गलत भी ना था। मुस्तफ़ा की जगह कोई भी शख्स होता वो शायद ऐसे ही रिएक्ट करता। वो समझ चुकी थी कि ये घटिया हरकत अयाज़ ने महज उन दोनों को अजियत देने के लिए की होगी। वो बाहर आकर अब पछता रही थी। मुस्तफ़ा की पिछले दिनों की मुसलसल खामोशी से वो अंदर ही अंदर अज़द जो गमज़दा हो चुकी थी, लेकिन ज़हन के किसी गोशे में किसी ऐसी सूरत हाल का इम्कान ना था। वो लाउंज के सोफ़े पर बैठ गई। उस वक्त सभी अपने अपने कमरों में सोने जा चुके थे। वो कुछ देर तक इंतज़ार करती रही कि शायद मुस्तफ़ा उसे लेने आए, लेकिन कुछ वक्त मज़ीद गुजरा और मुस्तफ़ा ना आया तो वो नाउम्मीद सी हो गई। मुस्तफ़ा को कम अज़ कम उसके पीछे आना तो चाहिए था। उसके दिल में एक मलाल सा उभरा। वो तस्वीर के बारे में सोचने लगी तो ज़हन एकदम फटने लगा था। हाशिम उनका कॉलेज फेलो था। जब से उसकी और अयाज़ की कैंटीन में मुठभेड़ हुई थी, शहवार और हाशिम के दरमियान सलाम दुआ रहने लगी थी। वो एक सुलझा हुआ और मैच्योर लड़का था। कई बार कॉलेज में दोनों का आमना सामना हुआ था और हर बार सामना होने पर हाशिम ने रुककर सलाम दुआ की थी। अभी कुछ दिन पहले शॉपिंग के दौरान दुरिया के साथ उलझते हाशिम से सामना हुआ था। दोनों के दरमियान कुछ मिनट्स तक बातचीत होती रही थी। अयाज़ जैसे बंदे के लिए उनकी तस्वीर लेना मसला तो नहीं हुआ होगा। खुद ना ली होगी तो किसी और के ज़रिए बनवा ली होगी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि उस तस्वीर को लेकर वो क्या करना चाहता था। मुस्तफ़ा को तस्वीर भेजने का क्या मकसद था? वो अपने सोचों में उलझी हुई थी। शहवार मेहरुन्निसा बेगम बाबा साहब के कमरे से निकली तो उसे लाउंज में देखकर रुकी। काफ़ी देर हो रही थी। उन्होंने हैरत से उसे देखा। शहवार चौंकी। जी अम्मा जी। वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई। क्या बात है, इधर क्यों बैठी हो? सभी सोने जा चुके हैं। तुम नहीं सो रही? उन्होंने इस्तफसार किया तो शहवार ने गहरा सांस लिया। लाशौरी तौर पे वो मुस्तफ़ा की मुंतज़िर थी, लेकिन मुस्तफ़ा नहीं आया था। जी मैं बस जाने ही वाली थी। उन्होंने बगौर देखा, ताहम कहा कुछ नहीं। वो उठकर वहाँ से निकली तो भी मेहरुन्निसा बेगम वहीं खड़ी थी। जाने को वो कहीं और भी जा सकती थी, लेकिन मेहरुन्निसा बेगम की वजह से वो सीधी कमरे में आई थी। कमरा अनलॉक था, लाइट्स ऑफ थी, नाइट बल्ब रोशन था। वो अंदर आई तो देखा मुस्तफ़ा बेड पर दराज था, शहवार की तरफ पुश्त थी। दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ पर भी उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। शहवार के अंदर बड़ी अजीब सी कैफियत ने सर उठाया था। लाशौरी तौर पर वो मुस्तफ़ा की तरफ से पेशकदमी की मुंतज़िर थी। बिस्तर पर जाने की बजाय वो खामोशी से सोफ़े पर आ बैठी थी। वो कितनी देर तक उसी हालत में मुस्तफ़ा की पुश्त को घूरते सोफ़े पर बैठी रही तो भी मुस्तफ़ा ने पलटकर नहीं देखा था। शहवार के अंदर शदीद किस्म की तोड़ फोड़ होने लगी तो वो बेआवाज़ घुटनों में सर छुपाकर रो दी। उसे रह रहकर मलाल सताने लगा। वो अगर गुस्से का इजहार करते कमरे से निकल आई थी तो कम अज़ कम मुस्तफ़ा को तो उसके पीछे आना चाहिए था। बात जो भी थी, जैसी भी थी, वो उसे जैसे मर्जी कमरे में ले जा सकता था, लेकिन वापस कमरे में आकर मुस्तफ़ा को यूँ बेखबर सोते देखकर उसके अंदर एकदम शदीद किस्म की बदगुमानी पैदा हो गई थी। वो बेआवाज़ उसी हालत में बैठी बाकी मांदा रात भी सिसकते हुए गुजार गई थी। लाला रूख सिकंदर के कॉलेज में फ़ाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। काफ़ी खूबसूरत ज़हीन होने के साथ साथ बहुत रख रखाव वाली लड़की थी। सीनियर्स तो एक तरफ, जूनियर्स तक के बहुत से लड़के उसे देखकर आहें भरते थे। उसकी शख्सियत में अजीब सी तमकनत और वक़ार दिखाई देता था, जो देखने वाले को अपनी ज़ात में मोहतात हो जाने पर मजबूर कर देता था। सिकंदर अब्रॉड का आला तालीम याफ्ता शख्स था। कॉलेज में अव्वलीन दिनों में ही उसकी एक पहचान बन गई थी। उसे पढ़ाने का पहले से कोई तजुर्बा ना था, लेकिन इसके बावजूद वो कॉलेज में एक अच्छा उस्ताद साबित हुआ था। सिकंदर की अपने कॉलीग से भी अच्छी हेलो हाय होने लगी थी। ये जॉब सिकंदर के मेयार की ना थी, लेकिन अपने कदम जमाने के लिए सिकंदर को उस जॉब की अशद ज़रूरत थी। अपनी वज़ादारी, खुश लिबासी, रख रखाव और मोहतात अंदाज की वजह से वो बहुत जल्द कॉलेज के मकबूल तरीन असातिज़ा की फ़हरिस्त में शामिल हो गया था और सिकंदर की शख्सियत की वजाहत और ख़ूबसूरती ने उसे वहाँ के तुलबा में बहुत जल्द मकबूल आम कर दिया था। उन्हीं मुतासिर कुन में एक लाला रुख भी थी। वो लड़की जो सारे कॉलेज की करीम थी, दौलत व इमारत में यकता, खूबसूरती का पैकर। बहुत जल्द सिकंदर सुबहान अहमद की शानदार और पुरवजाहत शख्सियत के सामने घायल हो गई थी। लाला रुख एक मजबूत फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती थी। वो तालीम के सिलसिले में किसी वुमेन हॉस्टल में मकीम थी। उसका रख रखाव, ज़िंदगी गुजारने का ढब उसको किसी बहुत ही आला घराने का फ़र्ज साबित करता था। सिकंदर फाइनल ईयर की क्लास को इकनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ाया करता था। लाला रुख भी उसी क्लास में थी। वो एक ज़हीन स्टूडेंट थी, बहुत ही
रिजर्व और कम गो थी, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत जल्द सिकंदर की नज़रों में आ गई थी। तालीम के अलावा कभी किसी और सिलसिले में दोनों का आमना सामना नहीं हुआ था। उस दिन मौसम अबर आलूद था, हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। कॉलेज में इक्का दुक्का स्टूडेंट्स थे। छुट्टी के वक्त सिकंदर को किसी काम के सिलसिले में कहीं और जाना था। उसने अपने कॉलीग से कुछ देर के लिए गाड़ी ली थी। जैसे ही सिकंदर पार्किंग से गाड़ी निकालकर बाहर लाया, वहाँ कुछ फासले पर शेड के नीचे खड़ी लाला रुख पर निगाह पड़ी थी। सिकंदर ने गाड़ी रोकी थी। गाड़ी रोकने की वजह से लाला रुख की बजाय उससे कुछ फासले पर खड़ा लड़का था जो मुसलसल कोई ना कोई जुमला उछाल रहा था, जबकि लाला रुख उसको नज़रअंदाज किए मुखालिफ सिमत में देख रही थी। वो शायद किसी सवारी की तलाश में थी। वो लड़का कुछ देर बाद लाला रुख के पास आकर रुका था। उसने लाला रुख से शायद कुछ कहा था। लाला रुख ने बहुत गुस्से से उसे देखा था और जवाबन कुछ कहा था, जिस पर वो लड़का कहका लगाकर हंस दिया था। लाला रुख ने बेबसी से उसे देखा था। वो लड़का मज़ीद करीब हुआ तो लाला रुख चंद कदम पीछे हटी थी। उसने घबराकर इतराफ़ में देखा। हल्की हल्की बारिश की वजह से आमदोरफ्त ना होने के बराबर थी। लाला रुख के चेहरे पर परेशानी गहरी हो गई थी। सिकंदर ने महसूस किया कि जैसे वो सख्त परेशानी में। उसने फ़ौरन गाड़ी शेड के पास लाकर रोकी थी। सिकंदर ने हॉर्न बजाया तो लाला रुख और वो लड़का दोनों मुतवज्जो हुए थे। लड़का सिकंदर को देखकर एकदम मोहतात हो गया था। क्या मसला है? सिकंदर ने गाड़ी का शीशा नीचे करके दोनों को देखा था। सिकंदर ने बज़ाहिर लाला रुख को देखा था, लेकिन घूर कर लड़के को देखा था। कुछ नहीं सर, लड़के ने कहा तो सिकंदर ने उसे संजीदगी से देखा। तो फिर भागो यहाँ से। क्या तुम नहीं जानते कि ये गर्ल्स का स्टॉप है? सिकंदर ने सख्ती से कहा तो वो लड़का फ़ौरन वहाँ से भाग गया था। सिकंदर ने लाला रुख को देखा जो रुमाल से चेहरा साफ कर रही थी। आपको यहाँ तन्हा नहीं रुकना चाहिए था। सिकंदर ने संजीदगी से लाला रुख को देखा तो उसका चेहरा एकदम जर्द हो गया था। मुझे सर से कुछ काम था, उनके ऑफिस जाना पड़ गया था। तब तक मेरी साथी लड़कियां निकल गई थी, उसने संभल कर बताया। इस बारिश में यहाँ से अब शायद ही कोई सवारी मिले। सिकंदर ने ख्याल आराई की तो लाला रुख के चेहरे पर एकदम परेशानी बिखर गई। अगर आप मुनासिब समझे तो आए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, सिकंदर ने कहा। तो लाला रुख ने इर्द गिर्द देखा। नहीं सर, मैं चली जाऊँगी। वो बहुत ही मोहतात लड़की थी। सिकंदर ने चंद मिनट उसे बगौर देखा था। ओके, मैं किसी को कहता हूँ सवारी लाने के लिए, सिकंदर ने कहा और फिर खुद गाड़ी से उतर कॉलेज के गेट की तरफ गया था। वहाँ मौजूद गेट कीपर को कुछ कहा और फिर कुछ देर बाद सिकंदर के साथ एक लड़का चला आया था। वो मेन रोड की तरफ चला गया था और तब तक सिकंदर अपनी गाड़ी के पास खड़ा हुआ था। दोनों के दरमियान फिर कोई बात नहीं हुई थी। वो लड़का एक टैक्सी लेकर आया था। सिकंदर ने उसे कुछ समझाया, फिर लाला रुख को देखा था। ये टैक्सी में आपको छोड़ आता है। लाला रुख के चेहरे पर एकदम इत्मीनान की कैफियत पैदा हुई थी। थैंक यू सो मच सर। वो एकदम मशकूर हुई थी। वो टैक्सी में बैठकर चली गई थी। सिकंदर पहली बार लाला रुख की शख्सियत के इस अंदाज से मुतासिर हुआ था। वो सोकर उठी तो इल्म हुआ कि मुस्तफ़ा को कोई इमरजेंसी कॉल आई थी। वो फजर के वक्त चला गया था। शवार को एकदम गुस्सा आने लगा। वो खफा हुई और मुस्तफ़ा की मुंतज़िर भी रही, लेकिन इस तरह मुस्तफ़ा के चले जाने से उसके अंदर शदीद किस्म की बदगुमानी पैदा हुई थी। वो बड़े बुरे दिल से कॉलेज के लिए तैयार हुई थी। अजीब परेशानी में वो अपना मोबाइल भी घर भूल गई थी। कॉलेज में सारा दिन उलझते गुजरा था। मोबाइल भी पास नहीं था। ड्राइवर तयशुदा वक्त पर लेने आ गया था। वो गाड़ी की तरफ आई तो चौंक गई। पिछली सीट पर दुरिया भी बैठी हुई थी। हाय, उसे यूँ रुकते देखकर वो मुस्कुराई। तुम? शहवार अंदर बैठ गई। हाँ, मैं जाहिद भाई के यहाँ गई हुई थी। रास्ते में ड्राइवर ने मुझे भी पिक कर लिया। खिलाफ तवक्को दुरिया का मिजाज बहुत अच्छा था। काफ़ी खुश इखलाकी से बात की थी। शहवार खामोश रही थी। तुम्हारी स्टडी कैसी जा रही है? दुरिया ने खुद ही बात का आगाज़ किया। अच्छी जा रही है। कुछ परेशान हो? दुरिया ने पूछा तो शहवार चौंकी। वो एकदम संभल कर बैठी। नहीं तो, मुझे तो सख्त भूख लग रही है। जाहिद भाई के यहाँ भाभी की तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैंने उन्हें भी खाना पकाने से मना कर दिया था। शहवार खामोश रही थी। ड्राइवर, मैकडोनल्ड के आगे गाड़ी रोक देना, दुरिया ने ड्राइवर को कहा। शहवार ने उलझ कर देखा। हम कुछ देर में घर पहुँच जाएंगे, घर जाकर खा लेना, शहवार ने कहा। नहीं, घर जाकर वही रूटीन का खाना होगा, जबकि मेरा मूड आज कुछ स्पेशल खाना खाने को है। दुरिया ने नखवत से इनकार कर दिया तो शहवार ने लब भींच लिया। वैसे भी वो दुरिया के तुंद मिजाज से खाइफ रहती थी, न जाने कब क्या कह दे। वो खामोश हो गई। ड्राइवर ने मैकडोनल्ड के आगे गाड़ी रोक दी थी। आओ, तुम भी कुछ खा लो, दुरिया ने शहवार को ऑफ़र की। नहीं, मुझे ऐसी कोई ख़ास भूख नहीं, मैं घर जाकर ही खाऊंगी। तुमने जो भी खाना है जाकर खा लो, मैं इधर ही इंतज़ार कर लूँगी। शहवार ने संजीदगी से इनकार कर दिया। तुम आओ तो सही यार, क्या हो गया है? दुरिया ने इसरार किया। मैंने कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना। तुम जाओ और जो खाना है खा लो।
शहवार का अंदाज दो टोक था। दुरिया ने चंद पल उसे संजीदगी से देखा और फिर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई थी। ड्राइवर के हमरा वो बाहर गाड़ी में ही थी। जाओ तुम भी कुछ खा पी लो, दुरिया पता नहीं कब आती है, तब तक बैठे रहोगे क्या? चंद मिनट गुजरे तो बैग से कुछ रुपए निकालकर ड्राइवर की तरफ बढ़ाते उसने कहा, नहीं बीबी साहबा, मैं ठीक हूँ। ड्राइवर ने कहा तो वो हल्का सा मुस्कुराए। ले लो और कुछ ले आओ खाने को, शहवार के अंदाज में इसरार था। बीबी साहिबा दरवाज़ा लॉक कर लीजिएगा, मैं अभी आता हूँ, वो कहकर चला गया। शहवार आंखें मूंद कर सीट की पूंछ से सर टिकाकर बैठ गई थी। अभी ड्राइवर को गए कुछ मिनट ही गुजरे थे जब एकदम ठाक की आवाज़ गूंजी थी। शहवार ने हड़बड़ाकर आंखें खोली थी। सामने का मंजर देखकर उसकी चीख बेसाख्ता थी। नकाबपोश शख्स था। उसने पिस्टल मारकर खिड़की का शीशा तोड़ा और फिर शहवार के देखते ही देखते उसने हाथ अंदर डालकर दरवाज़ा अनलॉक किया था। शहवार का मारे खौफ के रंग एकदम जर्द पड़ गया था। कौन कौन हो तुम? वो शख्स ड्राइविंग सीट पर बैठ रहा था। चाबी इग्निशन में लगी हुई थी। उसने फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट की। तभी मैकडॉनल्ड की इमारत से ड्राइवर भागकर वहां आया था। शहवार चीख रही थी। ड्राइवर ने भी शोर मचाया था। मैकडॉनल्ड की इमारत का सिक्योरिटी गार्ड भी वहां फ़ौरन पहुंचा था। वो शख्स गाड़ी आगे बढ़ा रहा था। इससे पहले कि वो आदमी गाड़ी बढ़ाकर ले जाता, सिक्योरिटी गार्ड ने गाड़ी के टायर पर फायर कर दिया था। गाड़ी एकदम रुक गई थी। नकाबपोश शख्स ने गार्ड और लोगों को अपनी तरफ बढ़ते देखकर फ़ौरन पिस्टल उठाकर अकब में बैठी शहवार की कनपटी पर रख दिया था। खबरदार, अगर कोई मेरी तरफ बढ़ा भी, हज़ियानी अंदाज में वो चीखा था। हजूम एकदम साकित हो गया था। शहवार नकाबपोश की आवाज़ सुनकर शशदर रह गई थी। निकलो बाहर, उसने शहवार के सर पर पिस्टल की ज़रब लगाई थी। शहवार को एकदम अपना सर चकराता महसूस हुआ था। मैं नहीं निकलूंगी, वो रोने वाली हुई थी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, वो चीखा और उसे हाथ से पकड़कर बाहर की तरफ खींचा था। तभी हवास भागता से ड्राइवर ने एकदम मोबाइल जेब से निकाला था। हेलो साहब, इमरजेंसी हो गई। नहीं साहब, मेरे साथ नहीं, बीबी साहिबा के साथ। पता नहीं कौन है साहब, हम मैकडॉनल्ड की इमारत के सामने हैं। नहीं साहब, साहब उस आदमी ने बीबी साहिबा पर गन तान रखी है, आपके घर के पास जो मैकडॉनल्ड है, वो बता रहा था। इस दौरान वो नकाबपोश शहवार को गाड़ी से निकाल चुका था। ड्राइवर ने फ़ौरन कॉल बंद की थी। ये मेरे साथ जाएगी। अगर किसी ने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं उसकी खोपड़ी गन से उड़ा दूंगा, वो चीख चीख कर लोगों को रास्ते से हटने का कह रहा था। शहवार ने देखा हजूम में ड्राइवर और बहुत सारे लोग जमा थे, लेकिन दुरिया ना थी। तुम बीबी साहिबा को नहीं ले जा सकते। सिक्योरिटी गार्ड के हाथ से गन लेकर ड्राइवर एकदम उन दोनों के सामने आ रुका था। तुम पीछे हट जाओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, नकाबपोश चिल्लाया था। ये हमारी बीबी साहिबा है, तुम इनको नहीं ले जा सकता, हम तुमको नहीं छोड़ेगा। अगर तुमने बीबी साहिबा को हाथ भी लगाया तो। ड्राइवर सीना तानकर उसके सामने आ खड़ा हुआ था। तुम्हारी तो, उसने पिस्टल शहवार से हटाकर ड्राइवर पर तान लिया था। खबरदार, अगर किसी ने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो, उसने पिस्टल लहराकर ड्राइवर को वार्न किया था। शहवार ने नकाबपोश की गिरफ्त से अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश की थी। इर्द गिर्द लोगों का हजूम बढ़ता जा रहा था। नकाबपोश के हाथ की गिरफ्त शहवार के बाजू पर मजीद सख्त हो गई थी। अजीब वहशी सी गिरफ्त थी। वो ज़बरदस्ती शहवार को धकेलकर पिस्टल के जोर पर एक तरफ बढ़ रहा था। उस तरफ गाड़ी पर एक और लड़का मौजूद था जिसने मुंह पर नकाब पहन रखा था। वो चीख चीख कर नकाबपोश को जल्दी से वापस आने का कह रहा था। तुम हमारी बीबी को छोड़ दो वरना मैं तुम पर गोली चला दूंगा, ड्राइवर चीख रहा था। जल्दी करो, गाड़ी में मौजूद आदमी उससे ज़्यादा चीख रहा था। हरी अप, वो मुसलसल पुकार रहा था जबकि शहवार मुसलसल मज़ाहमत कर रही थी। छोड़ो मुझे, नकाबपोश शहवार को धकेल कर गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। ड्राइवर ने एकदम गोली चला दी। निशाना खता हो गया था। जवाबन नकाबपोश ने भी फायर किया। ड्राइवर के बाजू पर गोली लगी थी। उसके हाथ से गन गिर गई थी। हजूम एकदम चीखता चिल्लाता मुंतशिर हुआ था। शहवार को लगा कि जैसे एकदम उसकी आंखों के सामने तारे नाचने शुरू हो गए। उसे अपना वजूद खौफ और सूरत हाल की संगीनी को देखते मुंजमद होता महसूस हो रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी गन थामकर फायर किए थे, लेकिन सब बेसुध था। नकाबपोश अपनी गाड़ी तक पहुंच चुका था। एक फायर नकाबपोश के भी बाजू में लगा था। उसकी शहवार पर से गिरफ्त कमज़ोर हुई थी। वो एकदम उसका हाथ झटक कर मुखालिफ सिमत भागी थी, लेकिन किसी चीज़ से ठोकर लगने से वो एकदम ज़मीन पर गिरी थी। नकाबपोश ने फायर किए थे तभी पुलिस का सायरन सुनाई दिया था। पुलिस आ गई है, जल्दी करो, गाड़ी में मौजूद आदमी चिल्लाया था। नकाबपोश ने एक कहर भरी निगाह शहवार पर और फिर अपने बाजू से बहते खून पर डाली थी। पुलिस मोबाइल की आवाज़ करीब तर होती जा रही थी। वो फ़ौरन गाड़ी में बैठ गया था। गाड़ी फ़ौरन वहाँ से निकली थी। जब तक पुलिस मोबाइल मौका पर पहुंची, वो गाड़ी मुखालिफ सिमत में तेज़ी से निकल गई थी।
सुबोही की तबीयत अब बेहतर थी। वो खुद अना के सहारे चलकर वलीद के कमरे में आई थी। रोशी भी भाई के पास थी, बाकी लोग घर थे। वलीद बिस्तर पर लेटा हुआ था। सुबोही उसे देखकर रोने लगी थी। उन्होंने बहुत मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा। वलीद ने मुस्कुराने की कोशिश की थी। मैं बहुत बेहतर हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द कवर कर लूँगा, आप टेंशन न लें, बस अपनी तबीयत का ख्याल रखें। वो मुसलसल रो रही थी। वली ने मोहब्बत से उनका हाथ थाम कर दिलासा दिया। इतना बड़ा हादसा हो गया, पता नहीं कैसे सबने झेला। शुक्र है अल्लाह का, उसने अपना करम किया। अपने आंसू साफ करते उन्होंने कहा, बेशक अल्लाह का ही करम है। वलीद बहुत पुरसुकून था। रोशी एक तरफ सोफे पर बैठी सेब काट रही थी। सुबोही को उन्होंने बिस्तर के करीब रखी कुर्सी पर बिठा दिया था। सुबोही वलीद से बातें करने लगी थी। तुम घर चली जाती, रोशी तो अभी यही थी, तुम थक गई होगी, जाकर आराम करती। अना जो अपने ध्यान में मेडिसिन देख रही थी, वो चौंकी थी। हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की थी। मैं यहीं ठीक हूँ, आप डिस्चार्ज हो जाए तो मैं भी आराम कर लूँगी। माँ के कंधे पर मोहब्बत से हाथ रखा। उन्होंने मोहब्बत से उसे देखा और फिर वलीद को, जो संजीदगी से अपने हाथों को देख रहा था। उन्हें एकदम पिछले गुजरे दिन याद आए तो दिल से एक दम होक सी उठी थी। इंशाल्लाह आप दोनों मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे। रोशी ने करीब आकर मोहब्बत से सुबोही की तरफ झुककर गर्दन में बाजू डालकर कहा। उन्होंने शफकत से उसके सर पर हाथ रखते पेशानी चूमी थी। मेरा मोबाइल कहाँ है? वली ने पूछा। वो तो गाड़ी में टूटा हुआ मिला था। ओह, एहसन कह रहे थे वो आजकल में नया सेल लेकर उसमें सिम डाल देंगे। रोशी बेड के किनारे टिक गई थी। कटे हुए सेब की काशें लेकर वो वलीद को खिला रही थी, तभी उसका मोबाइल बजा। एहसन की कॉल है, मैं सुनकर आती हूँ। एहसन और वकार साहब आज ऑफिस गए थे, कई दिनों के कहीं काम रुके हुए जो थे। अना तुम ज़रा भाई को ये सब खिला दो, फिर मेडिसिन भी देनी है जाते जाते, रोशी ने कहा। अना ने मेडिसिन को तरतीब से रखते चौंक कर उसे और फिर वलीद को देखा। वलीद के चेहरे पर एकदम संजीदगी फैली थी। इट्स ओके, मैं खुद ले लूँगा। साइड पर ही प्लेट रखी हुई थी। वलीद ने संजीदगी से इनकार कर दिया था। बाजू में चोट लगी थी, जिसकी वजह से खाने पीने का काम दूसरे से ही सरअंजाम दिया जा रहा था। वलीद के इनकार पर सुबोही ने उसे फिर अना को देखा। अना ने वलीद के इनकार पर लब भींच लिए थे। आप यहाँ बैठेंगी या चलेंगी? अना ने कहा तो सुबोही ने एक गहरा सांस लिया। अभी रुकूंगी, लेटे लेटे कमर दुखने लगी है, कुछ देर यहाँ वलीद के पास बैठकर बातें करूंगी, उन्होंने कहा तो अना ने सर हिला दिया। मैं नमाज पढ़ लूँ, फिर कुछ देर में आती हूँ। असर का वक्त था। सुबोही ने सर हिला दिया। अना दरवाजे की तरफ बढ़ी। वली ने उसे बाहर जाते देखा और सुबोही ने वलीद को, जिसके चेहरे पर इतनी संजीदगी थी कि किसी भी किस्म का कोई तासुर न था। आर यू ओके? दुरिया ने एकदम अकब से शवार को थामा तो बंद होती आंखों को बामुश्किल खोलते दुरिया को देखा था। उसके पेट में शदीद दर्द उठा था। दुरिया न जाने कहाँ थी। इतनी देर में वो एक बार भी दिखाई न दी थी और उन लोगों के जाते ही वो न जाने कहाँ से आ निकली थी। शवार को अपने वजूद में उठता दर्द नाकाबिले बर्दाश्त होता महसूस हो रहा था। उसने लब भींच लिए थे। पुलिस मोबाइल के आदमी फ़ौरन मौका पर पहुंचे थे। उन्होंने ज़ख्मी ड्राइवर को फ़ौरन संभाला। उनकी गाड़ी का टायर ख़राब हो गया था। दुरिया ने शवार को बाजू में समेटना चाहा था, लेकिन वो सर थामे बैठ गई थी। मुंह के बल गिरने से उसके होंठ पर चोट लगी थी, जिससे तेज़ी से खून बह रहा था। मोबाइल के आदमी इर्द गिर्द मौजूद लोगों से सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त कर रहे थे। कुछ देर में वहाँ एक और गाड़ी आकर रुकी थी, जिसमें अमजद खान था। वो फ़ौरन शहवार की तरफ आया था। आप खैरियत से हैं ना? उसने पूछा। शहवार ने नफ़ी में सर हिलाया। पेट में उठता दर्द तेज़ तर होता जा रहा था। आप इनको गाड़ी में बिठाए, जल्दी करें। अमजद खान शायद सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा लगा चुका था। दुरिया की मदद से शहवार को गाड़ी में बिठाया गया था। उनकी गाड़ी में से बैग और दीगर ज़रूरी अशिया लेकर कांस्टेबल को गाड़ी गार्ड के हवाले करने का कहकर ड्राइवर को भी गाड़ी में सवार करवाकर वो लोग फ़ौरन वहाँ से रवाना हो गए थे। लाला रुख की माँ बीमार थी। वो छुट्टियों पर घर गई हुई थी। वो छुट्टियाँ गुजार कर लौटी तो बहुत परेशान थी। उसकी तालीमी कारकर्दगी भी मुतासिर हो गई थी। 2 माह बाद एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। सिकंदर ने सबको असाइनमेंट दिया था। हमेशा हर असाइनमेंट में बहुत अच्छे नंबर लेने वाली लाला रुख इस बार असाइनमेंट ही जमा न करवा सकी थी। कुछ दिन बाद ही प्रेजेंटेशन हुई तो उसमें भी उसकी कार्यकर्दगी ना होने के बराबर थी। क्लास में भी वो गुमसुम सी रहने लगी थी। वो ज़्यादातर तन्हाई दिखाई देती थी। उस दिन भी सिकंदर अपने उसी कॉलीग के हमरा उसकी गाड़ी में कहीं जाने को निकला था। कॉलेज का ऑफ टाइम था। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जा चुके थे। अब इक्का दुक्का ही कॉलेज से गर्ल्स निकल रही थी। अफशा का आज ऑफ था, वरना दोनों इकट्ठे ही कॉलेज आते जाते थे। उसके कॉलीग ने तेज़ी से
गेट से गाड़ी निकालकर रिवर्स की थी जब एकदम अकब से कॉलेज के गेट से निकलकर बाहर आती लाला रुख गाड़ी की जद में आ गई थी। ये बिल्कुल अचानक ही हुआ था। गाड़ी को फौरन ब्रेक लगाई गई थी, लेकिन तब तक लाला रुख न सिर्फ गाड़ी से अच्छी खासी हिट हो चुकी थी, बल्कि गाड़ी लगते ही वो सड़क पर मुंह के बल गिरी थी। उसका बैग और बुक्स एकदम इर्द गिर्द बिखर गई थी। सिकंदर और उसका कॉलीग फौरन गाड़ी से निकले थे। तब तक लाला रुख बेहोश हो चुकी थी। उसके सर से खून बह रहा था और उसका चेहरा उस खून से रंगीन होता जा रहा था। माय गॉड, ये तो अच्छी खासी जख्मी हो गई है। वो दोनों लाला रुख के पास घुटनों के बल बैठे थे। सिकंदर ने लाला रुख को देखते ही कहा था। कॉलेज के इर्द गिर्द एकदम हजूम सा बढ़ने लगा था। अंदर किसी ने फीमेल टीचर्स को भी इतला कर दी थी। एक टीचर फौरन वहाँ पहुँची थी। इसको फौरन किसी डॉक्टर के पास ले जाना होगा, लाला रुख की कलाई थामकर चेक करते उस साथी टीचर ने कहा था। तुम गाड़ी चलाओ, हम इसको गाड़ी में डालते हैं, टीचर ने साथी कॉलीग को कहा था। बाकी दोनों ने मिलकर बेहोश लाला रुख को गाड़ी में डाला था। नज़दीकी क्लिनिक मिल गया था, डॉक्टर भी मौजूद थे। उसे फ़ौरन ट्रीटमेंट दिया गया था। खुशकिस्मती से लाला रुख को ज़्यादा चोटें नहीं आई थी। 2-3 घंटों बाद उसे होश आ गया था। साथी टीचर जा चुकी थी। सिकंदर और उसका कॉलीग मौजूद थे। लाला रुख के पाँव पर गहरी चोट लगी थी। इसके अलावा सर पर भी चोट लगी थी। बाकी हल्की फुल्की खराशें थी। लाला रुख परेशान हो रही थी। सिकंदर और उसका कॉलीग उससे बार बार माजरत कर रहे थे। अगर आप कहें तो हम आपकी फैमिली को इतला कर देते हैं, सिकंदर ने लाला रुख के गमज़दा चेहरे को देखते कहा तो वो चौंकी। फिर उसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिला दिया था। नहीं, मुझे बस हॉस्पिटल पहुंचा दें, मैं वुमेन हॉस्टल में रहती हूँ, उसने कहा था। दोनों ने हामी भरी थी। उसके पाँव का एक्सरे लिया गया था। रिपोर्ट में पाँव में किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं था, बस पाँव की जिल्द फटी थी। डॉक्टर ने मेडिसिन लिख दी थी। मेडिसिन लेकर वो दोनों नर्स के सहारे चलती लाला रुख को गाड़ी में सवार करके उसको हॉस्टल में ले आए थे। वार्डन अच्छे मिजाज की थी। वो लाला रुख को उसके कमरे में ले आई थी। अगले दिन लाला रुख को बुखार आ गया था। वो मज़ीद 3-4 दिन तक कॉलेज ना आ सकी थी। सिकंदर का कॉलीग किसी ज़ाती काम के सिलसिले में चंद दिन की छुट्टी पर कहीं गया हुआ था। सिकंदर का दोबारा लाला रुख के हॉस्टल जाना नहीं हो सका था। चंद दिन मज़ीद गुजरे तो लाला रुख तब भी कॉलेज ना आ सकी तो सिकंदर को तशवीश लाहक हुई थी। उसने अफशा से बात की थी। वो उसके साथ हॉस्टल जाने पर आमादा हो गई थी। वो दोनों हॉस्टल पहुंचे तो वार्डन खुश इखलाकी से मिली थी। उसने लाला रुख को बुलवा लिया था। लाला रुख लड़खड़ा कर चलती उनके सामने आई थी। वो सिकंदर को सामने देखकर एकदम खिल सी गई थी। अफशा उसी कॉलेज में टीचर थी। लाला रुख दोनों से बड़े बाअदब अंदाज में मिली थी। वो दोनों कुछ देर तक वहाँ बैठे रहे थे और फिर वहाँ से वापस आ गए थे। वापसी के रास्ते में अफशा कुछ खामोश सी थी। क्या बात है, परेशान हो? खनाने पर भी अफशा का वही अंदाज रहा तो सिकंदर ने पूछा था, ये लाला रुख कैसी लड़की है? अफशा ने पुरसोच अंदाज में कहा तो सिकंदर चौंका। बहुत अच्छी और ज़हीन स्टूडेंट है, सिकंदर ने कहा तो अफशा ने उसे बगौर देखा था। हाँ, ज़हीन तो वो वाकई बहुत है। उसके अंदाज में न जाने क्या बात थी कि सिकंदर उसे उलझन भरी निगाहों से देखता रहा था। कुछ दिन मज़ीद गुजरे तो लाला रुख ने कॉलेज आना शुरू कर दिया था। वो अब गुमसुम सी नहीं रहती थी। वो पहले की तरह फिर से सरगर्मियों में हिस्सा लेने लगी थी। ताहम उसका मोहतात अंदाज अब भी पहले जैसा ही था। उस दिन सिकंदर और अफशा घर लौटे तो सामने सबोही और वकार आए हुए थे। वो दोनों अपने साथ मिठाई लाए थे। खाला भी ने बताया कि वो अपने भाई ज़िया अहमद का प्रपोज़ल अफशा के लिए लाई थी। अफशा बहुत संजीदा थी। सिकंदर को इस रिश्ते के बारे में जानकर खुशी हुई थी। ज़ाती तौर पर वो ज़िया से बहुत मुतासिर था, लेकिन सिकंदर की खुशी उस वक्त शदीद हैरत में बदल गई जब उन लोगों के जाने के बाद खाला भी के कहने पर अफशा ने साफ इनकार कर दिया था। लेकिन बेटा, इस तरह ज़िंदगी भी तो नहीं गुजरने वाली। ये एक अच्छा रिश्ता बार बार किस्मत दस्तक नहीं दिया करती। मुझे ज़िया से शादी नहीं करनी और ये बात ज़िया के साथ साथ सबोही भी जानती है, लेकिन इसके बावजूद हर बार चली आती है। अफशा का अंदाज तो टोक था। लेकिन बेटा, कोई वजह भी तो हो। वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। माँ बाप का घर भी बेच दिया है। बाहर चला जाएगा, 4 पैसे कमाने लगेगा, तुम्हारी तो किस्मत खुल जाएगी। ये खुद सारा दिन सर खपाने की मुशक्क़त से तो जान छूटेगी तुम्हारी। खाला भी ने समझाना चाहा था। अफशा ने गहरा सांस लिया था। मैं कह चुकी हूँ ना कि मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं, तो आप फोर्स मत करें। रह गई ज़िया की बात, मैं सबोही से बात कर लूँगी, आप टेंशन न लें, अफशा कहकर चली गई। खाला भी ने परेशानी से देखा था। तुम ही बेटा इसे समझाओ, इतनी उम्र हो गई, इसकी उम्र की लड़कियां 2-2 बच्चों की माँ हैं। फूफी जिंदा होती तो और बात थी, आगे पीछे कोई है नहीं जो इस बारे में सोचे। मैं अगर सोच रही हूँ तो ये मेरी कब सुन रही है? मैं समझाऊंगा, आप परेशान ना हो। सिकंदर ने हामी भर ली थी और उसी रात सिकंदर ने फिर मौका मिलते ही अफशा से इस सिलसिले में बात करना चाही तो उसने टोक दिया था।
तुम मुझसे हर मौजू पर बात कर सकते हो सिवाय इसके, ये मेरी ज़िंदगी है, इसमें मैं किसी की भी मदाखलत की इजाज़त नहीं दूंगी, चाहे वो कोई भी हो। अंदाज़ कतई और फैसला कुन था। सिकंदर खामोश हो गया था। उसने फिर अफशा से इस टॉपिक पर बात नहीं की थी। कॉलेज में फाइनल ईयर वालों की फेयरवेल थी। सिकंदर ने पहली बार लाला रुख को कदर एक मुख्तलिफ रूप में देखा था। सफ़ेद फ्रॉक में मलबूस पाँव में खुस्सा पहने, हल्की फुल्की आराइश के हमरा वो वाकई किसी और देश की शहजादी लग रही थी। और फिर उस सारी तकरीब में सिकंदर की निगाहों के हसार में लाला रुख का वजूद रहा था। उसका अंदाज़ अब भी मोहतात और सबसे अलग थलग था। न जाने क्यों सिकंदर को एहसास हुआ कि लाला रुख भी उसकी शख्सियत से मुतासिर है। इस एहसास के साथ ही दिल में अजीब सी खुशी ने डेरा जमाया था। सारा वक्त बहुत खुशगवार अंदाज में गुजरा था। अफशा सारी तकरीब के इंतजामात देख रही थी। वो आज खासी मसरूफ़ थी। फंक्शन के बाद रिफ़्रेशमेंट का भी इंतज़ाम था। टीचर्स के लिए अलहदा इंतज़ाम था। हॉल से निकलकर उस कमरे की तरफ जाते लाला रुख एकदम उसके रास्ते में आ रुकी थी। एक्सक्यूज़ मी सर। सिकंदर रुक गया था। ऑटोग्राफ प्लीज़ सर। लाला रुख ने हाथ में थामी हुई एक छोटी सी गोल्डन कवर वाली ऑटोग्राफ बुक नोटबुक उसके सामने की थी। दुपट्टा सलीके से ओढ़ रखा था। सिकंदर ने एक निगाह उसके सरापा पर डाली और फिर उसके हाथ में थामी उस छोटी सी डायरी को देखा। सिकंदर ने नोटबुक ली। उसने चंद लाइंस एक इंग्लिश पोइट्री की लिखी थी। तभी किसी स्टूडेंट के साथ बात करते उनकी तरफ आती अफशा अपनी जगह रुक गई थी। सिकंदर ने लाला रुख को डायरी वापस करते कुछ कहा था, जिससे लाला रुख के चेहरे पर बहुत खूबसूरत सी मुस्कान सिमट आई थी। दोनों में कुछ बात हुई थी और फिर सिकंदर ने नोटबुक लेकर कुछ लिखा था। दोनों के दरमियान कुछ जुमलों का तबादला हुआ था और फिर लाला रुख एक तरफ को चल दी थी। सिकंदर ने चंद पल अपनी जगह खड़े होकर उसे जाते देखा था और फिर पलटा था। अफशा को लगा कि जैसे उसका सख्ता टूट गया। सिकंदर उसकी तरफ आया था। आज का फंक्शन बहुत ही अच्छा रहा। तुम्हारी मेहनत और कार्यकर्दगी सबको साफ दिखाई दे रही थी। करीब आकर मुस्कुराकर सिकंदर ने अफशा को सराहा, तो भी वो संजीदा रही थी। ये लाला रुख क्या कह रही थी? जवाबन अफशा ने पूछा था। कुछ नहीं, ऑटोग्राफ ले रही थी। मुझसे तो नहीं लिया उसने, अफशा ने संजीदगी से कहा। तो सिकंदर मुस्कुराया। ये तो तुम उसी से पूछना। अफशा खामोश हो गई थी। एक और साथी टीचर उनके पास आकर रुकी तो उनका मौजू गुफ्तगू बदल गया था। उस दिन वापसी के सफ़र में और घर आकर भी कई बार सिकंदर ने महसूस किया कि अफशा बहुत खामोश है। सुबह ही एक दो बार फिर आई थी, लेकिन अफशा का इनकार इकरार में ना बदला। उस दिन सिकंदर किसी काम के सिलसिले में घर लौटा तो ज़िया आया हुआ था। वो अफशा से कोई बात कर रहा था। सिकंदर के आने पर वो खामोश हो गया था। सिकंदर ने महसूस किया कि जैसे ज़िया अफशा को पसंद करता है, लेकिन अफशा उसके रिश्ते से इनकारी थी। सिकंदर से भी ज़्यादा नॉर्मली अंदाज में मिला था। सिकंदर ने उसके आइंदा के प्लान्स के बारे में पूछा तो वो बताने लगा, अम्मा अब्बा का घर बेचा दिया है। आजकल किसी दोस्त के साथ उसका फ्लैट शेयर कर रहा हूँ। एक एजेंट को कुछ रकम दे रखी है अमेरिका के वीज़े के लिए। हो सकता है 1-2 माह में वीज़े का काम बन जाए और फिर मैं पाकिस्तान छोड़ दूँ। सिकंदर ने महसूस किया कि वो काफ़ी दिल बर्दाश्ता सा हो रहा है। शायद अफशा के इनकार की वजह से ऐसा था। अमेरिका में मेरी कुछ प्रॉपर्टी है। अगर तुम्हारे पास किसी जॉब का बंदोबस्त ना हो सका तो तुम वहाँ मेरे फ्लैट में रह लेना। मेरी दुकानें और फ्लैट वहाँ के मकामी एक शख्स के पास रेंट पर है। तुम मेरी उससे बात करवा देना। वहाँ एक दुकान तुम रख लेना। फिर जब मैं लौटूंगा तो देखूंगा कि क्या करना है। सिकंदर ने खसूसी दिल से उसे ऑफ़र की थी और शायद ज़िया को भी ये ऑफ़र पसंद आई थी। उसने वहाँ मौजूद शख्स का एड्रेस और राब्ता नंबर ले लिया था। कॉलेज में फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स चल रहे थे। 1-2 बार लाला रुख से भी सामना हुआ था। वो हर बार काफ़ी कमज़ोर और परेशान दिखाई देती। उस दिन उसका लास्ट पेपर था। वो सिकंदर के ऑफिस आई थी। ये ऑफिस इकोनॉमिक्स वालों का था। 2-3 और टीचर्स भी वहाँ मौजूद थी। परेशान सी लाला रुख उसकी तरफ आई थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी। अभी कुछ देर पहले ही वो पेपर देकर निकली थी। सर, मुझे आपसे एक बात करनी है, लाला रुख ने उसकी टेबल के पास आकर कहा। तो सिकंदर ने चौंक कर देखा था। सुर्ख मुतर्रम आंखें। शायद गुज़श्ता रात वो जागती रही थी या फिर सारी रात रोई थी। हाँ कहिए, सिकंदर ने कहा। तो उसने इतराफ़ में देखा था। वहाँ और टीचर्स भी मौजूद थे। इकनॉमिक्स के सब टीचर्स मर्द हजरात थे। यहाँ नहीं सर, प्लीज़ आप बाहर आ सकते हैं। उसके अंदाज में लजाजत थी। सिकंदर ने चौंक कर उसे देखा था। वो उंगलियाँ चटखाती बहुत परेशान लग रही थी। सिकंदर खड़ा हो गया था। रूम से आप बाहर आकर वो खड़ा हुआ था। सर, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किससे अपना मसला शेयर करूँ। बात करते करते उसकी आंखों में एकदम नमी सी सिमट आई थी। सर, मुझे किसी की मदद की अशद ज़रूरत है। रंधी हुई आवाज़ में उसने कहना शुरू किया। तभी स्टाफ रूम से निकलती अफशा की निगाह दोनों पर पड़ी थी। अफशा फ़ौरन उनकी तरफ आई थी। एक तेज़ निगाह लाला रुख पर डालकर उसने सिकंदर को देखा था। सुबह ही के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। उसे अस्पताल एडमिट करवा दिया गया है। अभी ज़िया की
कॉलेज के फ़ोन पर कॉल आई थी, हम दोनों को अभी वहाँ चलना है, प्रिंसिपल साहब से मैं बात कर चुकी हूँ। ओह, सिकंदर भी एकदम परेशान हुआ था। क्या ज़्यादा सीरियस कंडीशन है उसकी? शायद ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा, अफशा ने कहा। तो सिकंदर ने लाला रुख को देखा। वो सर झुकाए अपनी आंखें साफ कर रही थी। जल्दी करो, मैं अपना बैग ले लूँ, फिर निकलते हैं, वो कहकर वापस तेज़ी से स्टाफ रूम की तरफ चली गई थी। आप क्या कह रही थी? सिकंदर को उसके आंसुओं से एकदम शदीद अजियत महसूस हुई थी। मेरी बात तवील है, लेकिन आपको तो जाना होगा। लाला रुख के लहजे में एकदम मायूसी सिमट आई थी। आप कहें, जब तक अफशा नहीं आ जाती। मिस अफशा आपकी क्या लगती हैं? लाला ने खिलाफ तवक्को बात की थी। सिकंदर ने हैरान होकर देखा। ये मेरी कज़न है, सिकंदर ने बताया। तो उसे लगा कि जैसे लाला रुख के चेहरे पर एकदम कुछ इत्मीनान फैला। लेकिन आप कहें जो कहना है, स्टाफ रूम की तरफ देखते सिकंदर ने कहा। तो लाला रुख ने फिर सर झुका लिया था। सर, मैं आपको पसंद करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। एक बहुत ही गैर मुतवक्को और हैरान कुन जुमला था। क्या? सिकंदर अपनी जगह शशदर सा रह गया था। बाकी तफसील सुनने के लिए शायद आपके पास वक्त ना हो, लेकिन अगर मेरे सवाल को सोचना चाहें और इसके पीछे किसी वजह को तलाश करना चाहें तो आज रात तक मेरे हॉस्टल आ जाइएगा। कल शायद फिर मैं इस शहर में ना रहूं। अफशा स्टाफ रूम के दरवाजे से निकलकर फिर उसी तरफ आ रही थी। लाला रुख ने अफशा को देखते बात मुकम्मल की थी और फिर खामोशी से हैरान व परेशान खड़े सिकंदर सुबहान अहमद को छोड़कर चली गई थी। मुस्तफ़ा एक मीटिंग में था जब उसे ड्राइवर की कॉल आई थी। उसने फ़ौरन नज़दीक तरीन पुलिस स्टेशन से रब्ता किया था और फिर अमजद खान को जहाँ भी था फ़ौरन मौका पर पहुँचने का कहा था। वो खुद इतनी जल्दी वहाँ नहीं पहुँच सकता था। अमजद खान उससे पल पल रब्ता रखे हुए था। वो कुछ देर बाद वहाँ पहुँच गया था और इससे पहले मोबाइल पुलिस वहाँ पहुँची थी। वो नकाबपोश और उसका साथी भाग गए थे। ड्राइवर ज़ख्मी था और शहवार की तबीयत खासी ख़राब थी। मुस्तफ़ा ने अमजद खान को दोनों को फ़ौरन अस्पताल ले जाने की हदायत की और ख़ुद अफसरान से माजरत करता फ़ौरन वहाँ से निकल आया था। वो अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकता था कि ये सारी कार्रवाई किसकी हो सकती है। मुस्तफ़ा का बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर शहवार तक पहुँच जाए। घर वालों में से उसने शाहजेब और अब्बास भाई से रब्ता किया था। माँ जी परेशान ना हो, उसने घर कॉल नहीं की थी। मुस्तफ़ा कुछ देर में अस्पताल पहुँच गया था। गिरने के सबब शहवार की तबीयत ख़राब हुई थी। चंद माह की प्रेगनेंसी थी। पुलिस साथ थी। डॉक्टर ने फ़ौरन ट्रीटमेंट दिया था। अल्लाह का शुक्र था कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं हुई थी। जब तक मुस्तफ़ा शहवार के पास पहुंचा तब तक शहवार गनूदगी में थी। शाहजेब और अब्बास दोनों वहां मौजूद थे। ड्राइवर को भी ट्रीटमेंट दिया जा चुका था। उसका अच्छा खासा खून बह गया था। वो बेहोश था। मुस्तफ़ा के अंदर शदीद मलाल उतरने लगा। फजर के वक्त उसे इमरजेंसी कॉल आ गई थी। वो उठा था तब शहवार बेआराम सी सोफ़े पर लेटी हुई थी। उसने लाइट ऑन नहीं की थी। बस एहतियात से बगैर आवाज़ पैदा किए लिबास बदल कर वो ज़रूरी अशिया लेकर फ़ौरन माँ जी को बताकर घर से निकल आ गया था। माँ जी रोज़ाना तहज्जुद के वक्त उठती थी। रात शहवार खफा होकर कमरे से गई थी। इतने दिनों की सख्त थकन, ज़हनी टेंशन और बेआरामी, वो बिस्तर पर लेटते ही गाफिल हो गया था। वरना जी तो चाह रहा था कि बाहर जाकर शहवार को साथ लेकर कमरे में आए, लेकिन फिर सुबह तफसीलन बात कर लेने का सोचकर टाल गया था। अंदाज़ा ही ना था कि वह दोबारा उस हालत में मिलेगी। शहवार को ड्रिप लगी हुई थी। नर्स पास थी। मुस्तफ़ा शहवार के पास आया और मोहब्बत से उसकी पेशानी पर हाथ रखा था। शहवार, उसने पुकारा तो शहवार ने हल्की सी आंखें खोली थी। तुम ठीक हो? उसके करीब झुककर पूछा तो उसकी आंखों में एकदम आंसू सिमट आए थे। मुस्तफ़ा ने नर्स को बाहर जाने का इशारा किया। शाहजेब और अब्बास तो पहले ही जा चुके थे। मुस्तफ़ा उसके पास बिस्तर के किनारे बैठ गया और शहवार उसकी बात की परवाह किए बगैर कि उसे ड्रिप लगी हुई है उसके साथ लगकर एकदम सिसक उठी थी। उसके लिए वो सब एक भयानक ख्वाब की तरह था। एक बहुत ही डरावना और खौफनाक ख्वाब, जिसकी शिद्दत और खौफ इतना हौलनाक था कि वो अभी भी उसे याद करके सिसक उठी थी। खुदा ना ख्वास्ता कुछ हो जाता। जिस तरह वो उस शख्स की गन की जद पर थी, कुछ भी मुमकिन था। और सबसे बढ़कर जब उसने उसे धक्का दिया था और वो मुंह के बल गिरी थी, वो तो ज़मीन पर हाथ और घुटने लगाकर उसने खुद को लाशऊरी तौर पर एक बहुत बड़े नुकसान से बचाने की कोशिश करना चाही थी। वो कौन था? मुस्तफ़ा के बाजू उसके गिर्द एक मजबूत हसार की मानिंद बंध गए थे। बहुत ज़्यादा रोने के बाद वो कुछ संभली तो मुस्तफ़ा ने उसके सर पर हाथ रखकर नरमी से पूछा, अयाज़। ये नाम सुनते ही मुस्तफ़ा के जबड़े भींच गए थे। मैं उस शख्स की आवाज़ कभी नहीं भूल सकती। वो अयाज़ ही था। उसने मुझे ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन ड्राइवर और गार्ड की वजह से मैं फिर बच गई। मुस्तफ़ा ने उसके बाजू की तरफ देखा। वहाँ ड्रिप लगी हुई थी, लेकिन कलाई पर गहरे नील थे। मुस्तफ़ा ने दूसरा हाथ उसके बाजू पर रखा था। ये नील कैसे पड़े? शहवार को देखा था। शहवार जवाब देने के बजाय मुस्तफ़ा के सीने में सर छुपाकर एक बार फिर सिसक उठी थी। मैं कानून को हाथ में नहीं लेना चाहता। वो अगर अब तक ज़िंदा घूम रहा है तो बस बाबा जान की वजह से, वरना वो कब का किसी न किसी केस में फंसकर ज़िंदगी से हाथ धो चुका होता।
शहवार कुछ देर तक उसी तरह रोती रही थी। फिर मुस्तफ़ा ने खुद से अलग करके बिस्तर पर लिटाकर बहुत मोहब्बत से उसकी पेशानी चूमी थी। कैसा फील कर रही हो? मुस्तफ़ा ने पूछा तो अपने आंसू साफ करते सर हिला दिया था। वो तकिए से सर टिकाकर लेट गई थी। दुरिया कहाँ है? शहवार ने पूछा था। वो घर जा चुकी है। मामा ने अस्पताल आते ही उसे घर भेज दिया था। दुरिया तुम्हारे साथ क्या कर रही थी? और तुम लोग मैकडॉनल्ड क्या लेने गए थे? मुस्तफ़ा ने संजीदगी से पूछा। दुरिया जाहिद भाई के हाँ थी। ड्राइवर उसे लेने के बाद मुझे लेने आया था। रास्ते में मैकडॉनल्ड देखकर दुरिया ने वहाँ से खाने के लिए कुछ लेना चाहा था। मैं मना कर चुका था ना कि रास्ते में कहीं भी नहीं रुकना, कॉलेज से सीधा घर आना है, मुस्तफ़ा ने नाराज़ी से कहा। दुरिया को मना किया था मैंने, लेकिन वो बाज़िद थी कि उसे सख्त भूख लगी है। वो अकेली अंदर गई। मैं तो गाड़ी में ही थी जब ये शख्स आया था। उसने गाड़ी का शीशा तोड़ा था और फिर गाड़ी चलाने की कोशिश की थी। मैकडॉनल्ड के सिक्योरिटी गार्ड ने ड्राइवर के शोर मचाने पर फायर करके गाड़ी पंक्चर कर दी थी, जिस पर अयाज पिस्टल निकालकर मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी से निकाल लाया था। उसने धीमे से सारी कार्रवाई बताई थी। मुस्तफ़ा ने एकदम लब भींच लिए थे। ये बंदा नहीं जीने वाला, ये आखिरी बार था, अब नहीं बचेगा ये। मुस्तफ़ा का मारे तैश के एकदम बुरा हाल हुआ था। वो उठकर बाहर आया तो शाहजेब साहब फ़ौरन पास आए थे। कुछ पता चला कौन लोग थे? अयाज था। शहवार ने उसकी आवाज़ पहचान ली। वैसे भी अयाज के सिवा और कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। शाहजेब साहब ने देखा। मुस्तफ़ा का चेहरा मारे गुस्से के तमतमा रहा था। आपने हर बार मुझे रोका, कानून के दायरे में रहने पर मजबूर किया, वरना उस जैसे शख्स को सज़ा देना कौन सा मुश्किल काम था। लेकिन ये मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। अब ड्राइवर को कुछ हो जाता या शहवार को ही, तो बताइए कौन इस नुकसान को पूरा करता। वैसे भी मैं मुजरिम को सिर्फ एक हद तक ढील देता हूँ। ये इंसान बहुत ढील ले चुका है, अब नहीं दूंगा। धीरज से बेटा। शाहजेब साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पुरसुकून करना चाहा। हर चीज़ की एक लिमिट होती है बाबा। उसने मुझ पर कातलाना हमला किया। उसने कई बार शहवार को मुख्तलिफ मकामात पर अगवा करने की कोशिश की। कई बार वो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त बना और हर बार आप उसकी ढाल बन गए। उसका बाप रुपए पैसे का इस्तेमाल करता है और ज़मानत करवा लेता है, और हम क्या इतने ही बेबस हैं जो ये सब होते देख रहे हैं? मुस्तफ़ा का जवाब दे गया था। अब्बास भी करीब आ गया था। लेकिन हर चीज़ कानून कायदे के तहत ही होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी नेक नामी किसी ऐसे मुजरिम के सबब बदनामी में बदल जाए। तुम्हारी और शहवार की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं। वो कई बार पब्लिक के सामने हमारी बच्ची पर हाथ डाल चुका है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम चुपचाप सब सह रहे हैं बेटा। मैं चाहता हूँ उसे सज़ा मिले, लेकिन कानून के तहत। वो अब भी पुरसुकून थे। क्या फ़ायदा ऐसे कानून का जब हर बार वो बासानी हमारी तहवील से निकलकर दनदनाता फिरता है? अब्बास ने भी तल्खी से कहा। हम कानून के मुहाफिज हैं, हमें ऐसी बात जेब नहीं देती। शाहजेब साहब ने अब की बार सख्ती से टोका था। अमजद खान को कहो जहाँ भी खबर मिलती है उस पर रेड करो। वो मिलता है तो हम देखते हैं कि क्या करना है। इस बार मेरा वादा है, मैं ज़मानत नहीं होने दूंगा। उन्होंने फिर मुस्तफ़ा को मजबूत करना चाहा था। मुस्तफ़ा लब भींचकर बगैर कुछ कहे तेज़ी से वहाँ से निकल गया था, और शाहजेब साहब ने बहुत संजीदगी से उसे वहाँ से जाते देखा था। सबोही के यहाँ बेटा पैदा हुआ था। नॉर्मल केस था, लेकिन इसके बाद एकदम उसकी तबीयत बिगड़ी थी। वकार और ज़ियाई सारी भाग दौड़ कर रहे थे। अफशा और सिकंदर के जाने से उन लोगों को बहुत ढाढ़स मिली थी। रात तक सबोही की तरफ से कोई खबर न मिल सकी थी। रात गए डॉक्टर्स ने इतला दी तो सभी ने सुकून का कलमा पढ़ा था। सबोही की तबीयत अब बेहतर थी। चंद दिनों से अस्पताल में रहना था। उन लोगों की वो सारी रात अस्पताल के कॉरिडोर में टहलते गुजरी थी। अगले दिन सबोही की तबीयत काफ़ी बेहतर थी। ख़तरे की कोई बात नहीं थी। अफशा और सिकंदर घर आ गए थे। कल सारा दिन की भाग दौड़ और फिर अस्पताल की ख्वारी, दोनों ही घर आकर सो गए थे। कॉलेज से दोनों ने ही छुट्टी की थी। दोपहर में अफशा खाना तैयार करके खाला भी के साथ अस्पताल चली गई थी, जबकि सिकंदर कुछ देर तो यूं ही अपने बिस्तर पर लेटा रहा था। फिर उठकर नहाया धोया, खाना खाया। वो घर से निकल आया था। कॉलेज जाने का कोई फ़ायदा ना था। वो सीधा वुमेन हॉस्टल पहुंचा था। न जाने कि उसका जहन मुसलसल लाला रुख की ज़ात में ही उलझा हुआ था। लाला रुख एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन खूबसूरती से ज़्यादा सिकंदर को लाला रुख की सुलझी हुई फितरत और रख रखाव ने मुतासर किया था। वो हॉस्टल आया। वार्डन से मुलाकात हो गई थी। वार्डन खुश इखलाकी से मिली थी, और जब सिकंदर ने लाला रुख से मिलने का कहा था तो वार्डन ने बताया कि वो आज सुबह हॉस्टल से जा चुकी है। उसके घर से कोई लेने आया था। अलबत्ता वो सिकंदर के नाम एक लिफाफा वार्डन को दे गई थी। लाला रुख ने खसूसन ताकीद की थी कि ये लिफाफा सिकंदर सुबहान अहमद तक पहुंचा दिया जाए।
अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए, मुझे किसी को तुम्हारे पास भेजना नहीं पड़ा। बंद लिफाफा सिकंदर को देते वार्डन ने कहा तो सिकंदर महज मुस्कुरा दिया था। न जाने वो कल क्या कहना चाहती थी। सिकंदर के अंदर मलाल जागने लगा। क्या था वो कुछ देर और रुककर उसकी बात सुन लेता। दो भीगी आंखें मुसलसल याद आती रहती। वो रात भर डिस्टर्ब रहा था। वो लिफाफा लेकर वार्डन का शुक्रिया अदा करते वहाँ से चला आया था। घर आया तो अफशा अभी तक नहीं आई थी। सिकंदर अपने कमरे में आ गया था। उसने लिफाफा खोला तो अंदर से सफ़ेद कागज़ फिसल कर गोद में गिरा। कागज़ पर खूबसूरत राइटिंग में अल्फाज फूलों की मानित बिखरे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपको किन अल्फाज में मुखातिब करूं। आप मेरे उस्ताद हैं और मेरे लिए काबिल इज़्ज़त और मोहतरम हस्ती हैं। मैंने आज सारा दिन आपका बहुत इंतज़ार किया लेकिन आपको नहीं आना था। आप ना आए। मैं रात गए तक हॉस्टल के वेटिंग रूम में बैठी दरवाजे को देखती रही कि शायद अभी कोई आपकी आमद का पैगाम लेकर आ जाए। और फिर रात के 10 बजे मैं नामुराद ही उठकर अपने कमरे में चली आई। मुझे अंदाज़ा है कि मेरे कल के जुमले और मेरा ये ख़त आपको परेशान कर रहा होगा, लेकिन न जाने क्यों मुझे लगा था कि आप दुनिया के वाहिद वो शख्स हैं जिससे मैं दिल की हर बात शेयर कर सकती हूँ। मैं अपने कल के प्रपोज़ल के बारे में वजाहत करने से पहले आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं एक बहुत दौलतमंद खाते पीते घराने से हूँ। मेरी माँ का घर जद्दी पुश्ती रईस घराना था। मेरे नाना मुख्तार अहमद एक मिल ऑनर इंसान थे। मेरी माँ मेरे नाना की इकलौती बेटी थी। खुशकिस्मती से नाना को विरासत में बहुत कुछ मिला था। मेरी नानी बेटी की पैदाइश पर कम उम्र में ही चल बसी थी। मेरे नाना ने मेरी वालदा की तरबियत बहुत नाजो नाम में की थी। मेरे वालिद का नाम अशफाक अहमद था। मेरे वालिद मेरे नाना की फैक्ट्री में एक मामूली वर्कर थे, लेकिन बहुत जल्द उन्होंने अपनी जहानत और मुख्तलिफ ख्यालों से मेरे नाना तक रसाई हासिल कर ली थी। देखते देखते वो नाना की फैक्ट्री में बहुत ऊंचे ओहदे पर फाइज हो गए। मेरे वालिद मेरे नाना के बहुत मंजूर नज़र थे। वो हर फैसला मेरे वालिद के मशवरे से करते थे। न जाने मेरे वालिद साहब ने मेरे नाना पर कैसा जादू किया था कि ख़ानदान के आला से आला लड़के को ठुकरा कर उन्होंने अपनी इकलौती बेटी की शादी मेरे वालिद से कर दी, जिस पर मेरे नाना के सारे ख़ानदान ने उनसे कतई ताल्लुकी इख्तियार कर ली थी। अब मेरे वालिद मेरे नाना के कारोबार में मालिक की हैसियत रखते थे। मेरे वालिद के एक भाई थे, उनका एक बेटा हुमायूं था। माँ बाप बचपन में ही इंतकाल कर गए तो हुमायूं चचा के ज़ेरे साया यानी हमारे घर में परवरिश पाने लगा था। मेरे वालिद जो एक मामूली गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे, वो और उनका भतीजा अब दौलत की रैल पैल में ज़िंदगी गुजारने लगे थे। जो वक्त गुजरता गया मेरे वालिद का कारोबार में इस कदर होल्ड हो गया कि नाना की हैसियत एक बेकार से पुर्जे किसी होती चली गई थी। जब तक नाना को मेरे वालिद की असलियत का इल्म हुआ, सब कुछ हाथ से फिसल चुका था। नाना और अब्बा की शदीद लड़ाई हुई और फिर चंद दिन बाद एक कार एक्सीडेंट में नाना की डेथ हो गई और मेरी माँ हमेशा हमेशा के लिए माजूर हो गई। मेरी माँ जो मेरे नाम की असलियत से अच्छी तरह बाखबर हो चुकी थी, मेरे बाप की असलियत से अच्छी तरह बाखबर हो चुकी थी, लेकिन शौहर के सामने बिल्कुल बेबस थी। मरने से पहले मेरे नाना अपनी तमाम प्रॉपर्टी मेरे नाम कर गए थे, जो मेरी शादी के बाद मेरे शौहर के इख्तियार में चली जानी थी। मेरी माँ ने शुरू से ही मेरी तरबियत बहुत मुख्तलिफ अंदाज में की थी। मेरा बाप एक आवारा, नशई और बदकिरदार इंसान था। घर के माहौल को देखते हुए मेरी माँ ने मुझे हमेशा हॉस्टल्स में रखा था। नाना के इंतकाल के बाद अब मुकम्मल तौर पर सारी जायदाद का कंट्रोल मेरे बाप और उसके भतीजे के हाथ में चला गया था। मेरी माँ की हैसियत बस एक फालतू नकारा पुर्जे की सी थी। पिछली दफ़ा जब मैं घर गई तो मेरी माँ ने बताया था कि मेरे इम्तिहान ख़त्म होते ही मेरा बाप मुझे वापस बुलवा लेगा और मेरी शादी हुमायूं से कर देगा, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहती। हुमायूं एक बिगड़ा हुआ बदकुमाश आवारा इंसान है जिसका अव्वलीन शौक़ बेतहाशा पैसा उड़ाना और इसके बाद नशे में धुत होकर औरत से खेलना। उस शख्स का वजूद मेरे लिए हमेशा एक अजाब की मानीत रहा और इस अजाब से बचाने के लिए मेरी माँ ने मुझे हमेशा हॉस्टल्स में रखा था। मेरा बाप और हुमायूं मुझसे शादी सिर्फ़ और सिर्फ तमाम जायदाद पर कब्ज़ा करने के लिए करना चाहते हैं, जबकि मैं हुमायूं से शादी नहीं करना चाहती। आपको देखा तो दिल में अजीब से एहसासात पैदा होने लगे थे, लेकिन मेरी माँ की तरबियत ने मुझे हमेशा अपनी हदूद की कैद में रखे रखा। पिछली दफ़ा जब मेरी माँ ने बताया कि मेरा बाप अब मेरी शादी हुमायूं से कर देगा तो मैं परेशान हो गई थी। तब मेरी माँ ने मुझे कहा कि अगर मेरे इर्द गिर्द हुमायूं से बेहतर कोई काबिल भरोसा इंसान है तो मैं उसको बुलवा लूँ, माँ से मिलवा दूँ। तब मेरे जहन में आपका ख्याल आया, लेकिन वो सब मेरे यकतरफ़ा एहसासात थे। एग्ज़ाम से पहले एक बार मेरा बाप मेरा हॉस्टल आया था और मुझे अच्छी तरह याद दहानी करवा दी थी कि एग्ज़ाम्स के बाद वो मुझे लेने आएंगे और फिर मेरी हुमायूं से शादी हो जाएगी। मेरे पास हुमायूं जैसे अफरियत से बचने के लिए कोई रास्ता नहीं। मैंने बहुत सोचा तो हर बार आपका ख्याल जहन में आया।
मिस अफ़शा आपकी कज़न है, ये जानने के बाद ही मैंने आपके सामने शादी का प्रपोज़ल रखा था। आज सुबह मुझे वापस शहर चले जाना है और शायद मेरी शादी भी हो जाए, लेकिन मैं दिल में कोई खलिश और मलाल नहीं रखना चाहती कि डूबने से पहले मैं बचाव के लिए हाथ पाँव न मार सकी थी। एक लड़की ज़ात होकर एक मर्द की तरह बढ़ना यकीनन ये मेरे लिए किसी अज़ाब से कम ना था, लेकिन मैं मजबूर थी। मुझे नहीं पता आप मेरे बारे में क्या ख़्याल रखते हैं, मुझे इस प्रपोज़ल के बाद किस किस्म की लड़की समझ रहे हैं, लेकिन मैं ये सब करने पर मजबूर थी। आपने मुझे कोई उम्मीद नहीं दिलाई थी, लेकिन इसके बावजूद मैंने रात 10 बजे तक इंतज़ार किया था। अब सुबह मैं चली जाऊँगी और शायद मेरी शादी भी हो जाए, लेकिन मैं आपको कभी भूल नहीं पाऊँगी। मेरे दिल में आपसे मुतल्लिक जो एहसासात और जज़्बात हैं, वो कभी ना मर पाएँगे, कभी भी नहीं। फ़कत लाला रुख। ख़त क्या था, एक तूफ़ान बेकरार था। सिकंदर को लगा उसके अंदर एक अजीब सी हिरजानी कैफ़ियत पैदा होने लगी थी। एक लड़की उसकी ज़ात का सोचकर उसकी तरफ एक उम्मीद लेकर बढ़ी थी और उसने उसे मायूस कर दिया था। न जाने वो किस हालत में हॉस्टल से निकली थी। सिकंदर को रह रहकर वो भीगी हुई 2 आंखें याद आने लगी। वो मोहब्बत को नहीं मानता था, वो मोहब्बत जज्बातियत हर चीज़ को बेमायनी तसव्वुर करता था, लेकिन ये ख़त पढ़ने के बाद सिकंदर को लग रहा था कि गोया उसका पूरा वजूद किसी अनदेखी आग में जलने लगा है। कोई चीज़, कोई एहसास उसे लाला रुख की तरफ खींच रहा था। वो बेइंतहा बेकल हो चुका था। फितरतन वो एक नरम दिल इंसान था। शायद नरम दिली उसे अपनी माँ से मिली थी, लेकिन जो भी था, लाला रुख के हालात पढ़कर सिकंदर के अंदर उसकी ज़ात से एक अजीब सा लगाव पैदा हो गया था। अगले कई दिन तक सिकंदर बेचैन, परेशान और मुज़तरिब रहा था। सबोई ठीक होकर अपने घर आ चुकी थी। उसने बेटे का नाम एहसन रखा था। ज़िया के बाहर जाने के इंतज़ामात मुकम्मल हो गए थे। सिकंदर के पास भी अब इतने वसाइल तो हो गए थे कि वो अब आराम और सुकून से वापस पलट सकता था, लेकिन न जाने क्या बात थी, अभी इतनी जल्दी वापस पलटने को दिल नहीं कर रहा था। उसने सोचा कि वापस तो जाना ही है, क्यों ना वो कुछ अरसा इधर रह कर जाए। वो 1-2 बार लाला रुख का पता करने उसके हॉस्टल भी गया था। वार्डन एड्रेस देने पर राज़ी न हुई थी। कॉलेज, घर और बस अपनी सोचों का लामतना ही सहरा। ज़िंदगी अजीब सी होती चली गई थी। उसकी ज़िंदगी में बिल्कुल अचानक एक धमाका हुआ था और फिर उसकी ज़िंदगी ही बदल गई थी। ऐसा धमाका जिसने अफ़शा को बहुत बदज़न कर दिया था। सुबह ही ठीक थी, अब बाकी ट्रीटमेंट घर जाकर भी हो सकता था। इसी सिलसिले में इंतज़ामात हो रहे थे। वक़ार साहब और रना अस्पताल में थे, बाकी लोग घर में थे। इस दौरान बहुत से लोग अयादत को आए थे। वलीद के जानने वाले भी आते रहे थे। वक़ार साहब ने बताया कि वलीद के कमरे में उसे कोई लड़की मिलने आई है। लड़की के अल्फाज सुनकर रना के कान खड़े हुए थे। लाशौरी तौर पर वो एकदम परेशान हो गई थी। उसने वक़ार साहब को देखा। वो सबोही बेगम का सामान समेट रहे थे। वो खामोशी से कमरे से निकली थी। दिल में अजीब सी कैफियत हो रही थी। वो वलीद के कमरे में आई तो अंदर से आती आवाज़ सुनकर रुक गई थी। उसका शक दुरुस्त साबित हुआ था। अंदर वाकई काशफा थी। माय गॉड, मुझे खबर मिली थी, लेकिन मैं समझी मामूली नोयत की चोटें। तुम्हें पता तो है हम लोग बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। बस इसी सिलसिले में मसरूफ़ थी। मैं तुम्हारे नंबर पर कॉल करती रही, लेकिन नंबर बंद होता था और तुम्हारे ऑफिस के नंबर पर कोई कॉल रिसीव नहीं करता था। काशफा कह रही थी। अना के अंदर एक आग ने सर उठाया था। तुम खफा हो मुझसे? वलीद खामोश था और काशफा ने पूछा था। आई एम सो सॉरी। तुम जानते हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मैंने जो भी रवैया रखा तुम्हारी मोहब्बत में ही है, लेकिन प्लीज़ इस तरह खफा मत हो। काशफा की लजाजत भरी आवाज़ सुनाई दी थी। तुम इस वक्त यहाँ से चली जाओ, जवाबन वलीद ने बहुत सर्द लहजे में कहा था। लेकिन वलीद, मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से। वह हलक के बल चीखा था। अना एकदम खौफजदा होकर कमरे में दाखिल हुई थी तो उन्होंने बेख्तियार उसे देखा था। काशफा की निगाह उस पर पड़ते उसकी आंखों में चिंगारियाँ सी बिखर गई थी। कैसी हो अना? उसे संजीदगी से देखते काशफा ने कहा था। अना ने बेख्तियार वलीद को देखा जो लब भींचर चेहरा मोड़े हुए था। तुम्हारा नंबर बंद, तुम तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं था। सोचा कि तुमसे इसी बहाने मिल लूँगी। अच्छा हुआ तुम खुद ही यहाँ आ गई। अना के करीब आकर सरगोशी में उसने कहा था। अना ने फ़ौरन वलीद को देखा। वो उसे ही देख रहा था। आंखों में अजीब सा तासुर था। मुझे तुमसे नहीं मिलना, वो नफ़रत से बुड़बुड़ाई। मिलना तो पड़ेगा ही। तुम शायद इन साइनशुदा कागजात को भूल रही हो तो मैं याद करवा दूँ। इन पर हम कुछ भी लिखवा कर तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। काशफा की धमकी अमेज सरगोशी अब भी उसी तरह बरकरार थी। अना ने वलीद को देखा जिसके चेहरे के अज़लात भी नाकाबिले फ़हम किस्म की सुर्खी की लपेट में आए हुए थे। इससे पहले कि काशफा मज़ीद बदकलामी करती, अना तेज़ी से कमरे से निकल गई थी। ओके वलीद, फिर मुलाकात होगी, बाय।
अना के कमरे से निकलते ही काशफा ने भी वलीद से कहा और तेज़ी से कमरे से निकली थी। अना राहदारी के आखिरी कोने में बाहर की तरफ मुंह किया, हाथों में चेहरा छुपाए रो रही थी। तुम्हारे तो बड़े मज़े हैं, वलीद जैसे बंदे की केयर टेकर बनी हुई हो, तुम्हारे तो मज़े ही मज़े। अना ने तड़प कर उसे देखा था। उसने फ़ौरन अपनी आंखें साफ की थी। जब सब कुछ तुम्हारी हस्बे मंशा हो चुका है तो अब क्या चाहती हो? मेरी जान छोड़ क्यों नहीं देती? अना चीखी थी, जबकि काशफा मुस्कुराई थी। धीरज से माय डियर, धीरज से। मेरे सामने चिल्लाओगी तो अपना ही नुकसान करोगी। अना ने बहुत नफरत से उसे देखा था। मैं वलीद की ज़िंदगी से निकल चुकी हूँ। वो मुझसे नफ़रत करता है। मैंने वो सब किया जो मुझे वलीद की ज़ात से दूर कर सकता था। मेरी फैमिली तक मुझसे बदजन हो गई है। इससे ज़्यादा और क्या करूँ मैं? वो सब जो वलीद को मेरी तरफ आने पर मजबूर कर दे। मेरी फैमिली बाहर शिफ्ट हो रही है, लेकिन मैं तब तक यहीं हूँ जब तक वलीद मुझे मिल नहीं जाता। मैं तुम्हारी तब तक जान नहीं छोड़ूंगी जब तक वलीद खुद मेरे तरफ ना आ जाए। मैं अब कुछ नहीं करूँगी। तुमने जो करना है कर लो। मैं तुम्हारी ज़र खरीद नहीं, और जो तुम्हारे इशारों पर नाचूं। तुम एक बार मुझे धोखे से अपने साथ ले गई थी, लेकिन ज़रूरी नहीं हर बार मैं तुम्हारे धोखे में आ जाऊँ। तुम्हारी असलियत क्या है ये सब मुझ पर जाहिर हो चुका है। वो चीख कर बोली थी। काशफा ने उसे मुस्कुरा कर देखा। ओके, अब तुम देखना मैं क्या करती हूँ। वलीद अगर मुझे हासिल ना हुआ तो मैं उसे इस काबिल भी नहीं छोड़ूंगी कि वो तुम्हारी तरफ आए। अना ने बहुत तल्खी से देखा था। वो उसको नफरत से देखती तेज़ी से भागकर वहाँ से निकलकर सुबोही के कमरे की तरफ आ गई थी। काशफा ने बहुत नफरत से उसे जाते देखा था। कमरे के पास आकर अना ने रुककर अपने बहते आंसुओं को बेदर्दी से साफ किया। तो वो एक गलती कर चुकी थी और अब उसे अपनी उस गलती की सज़ा ताउम्र भुगतना थी। वो शहवार के सामने सब कुछ कहकर दिल का बोझ हल्का कर चुकी थी, लेकिन वलीद की ज़ात पर शक करके काशफा पर अंधा एतमाद करते उसने अपने ज़मीर पर जो बोझ लाद लिया था वो शायद अब ताउम्र उसी तरह बरकरार रहना था। ये उसकी सज़ा थी और उसे ये सज़ा अब झेलना ही थी। खुद को संभालते, कंपोज करते, अच्छी तरह चेहरा साफ करते वो वापस कमरे की तरफ बढ़ी थी। मेहरुनिसा बेगम को शाम के बाद इन्फॉर्म कर दिया गया था। वो फ़ौरन अस्पताल आई थी। रात उन लोगों की अस्पताल में गुजरी थी। अगले दिन डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन और बहुत सारी हदायत देते डिस्चार्ज कर दिया था। मेहरुनिसा बेगम अच्छी खासी परेशान थी। अमजद खान मुख्तलिफ जगहों पर छापे मार रहा था, लेकिन अयाज का कहीं भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। अब्दुल कयूम भी आजकल कहीं मंजर से गायब था। अलबत्ता उसकी बीवी और दोनों बेटियां अभी पाकिस्तान में ही थी। किसी मुखबर ने इत्तला दी थी कि अब्दुल कयूम खामोशी से बाहर शिफ्ट हो रहा है। इसी सिलसिले में वो पाकिस्तान से बाहर है। मुस्तफ़ा ने उनके घर के इर्द गिर्द सख्त किस्म का पहरा लगवा दिया था। उसे 1-2 दिन में हर हाल में अयाज चाहिए था। मुस्तफ़ा बहुत बुफरा हुआ था। वो अब अयाज को किसी भी किस्म की ढील देने को तैयार ना था। उसने कोशिश करते अयाज की ज़मानत भी कैंसिल करा दी थी। 2-3 दिन इसी भाग दौड़ में गुजर गए थे। मुस्तफ़ा उस दिन घर आया तो शहवार सो रही थी। डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट की ताकीद की थी, सो वो ज़्यादातर आराम ही कर रही थी। मेहरुनिसा बेगम और लाइबा भाभी खसूसी तौर पर उसका ख्याल रख रही थी। मुस्तफ़ा चेंज करके कमरे से बाहर आया तो दुरिया लाउंज में बैठी चैनल सर्चिंग कर रही थी। इन गुजरे 2-3 दिनों में मुस्तफ़ा का दुरिया से सामना नहीं हुआ था। शहवार ने बताया था जब तक वो नकाब पोस्ट उस पर गन तानी खड़ा रहा था, तुम कहीं भी ना थी। दुरिया को देखकर मुस्तफ़ा को शहवार की बात याद आई तो उसने पूछ लिया। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि अभी गोली चल जाएगी। मैं तो इमारत से बाहर ही ना निकली थी। तुम्हें इमारत से निकलकर देखना तो चाहिए था ना वहाँ क्या हो रहा है, मुस्तफ़ा ने बरहमी से कहा तो दुरिया ने चहक कर कहा, खामखाई वहाँ ड्राइवर सिक्योरिटी गार्ड कुछ न कर सके थे तो मैं क्या कर सकती। मुझे मरना नहीं था, और अगर शहवार को कुछ हो जाता या ड्राइवर को ही। तुम जानती थी कि शहवार किस कंडीशन में है। वो बाहर का खाना नहीं खाती, होटलिंग उसे सख्ती से मना है। इसके बावजूद तुम मैकडोनल्ड गई, न जाने क्यों। मुस्तफ़ा को इस बात से बहुत उलझन हो रही थी। अयाज वहाँ मुसल्ला होकर गाड़ी लेकर किसी के साथ आया था। उसने चेहरे पर नकाब डाल रखा था। उसके साथी ने भी सोचने की बात की थी कि अयाज को कैसे इल्म हुआ कि शहवार उस गाड़ी में मौजूद है और गाड़ी में तन्हा है। अयाज ने उसी वक्त हमला किया था जब दुरिया और ड्राइवर दोनों गाड़ी से निकलकर इमारत के अंदर गए थे। न जाने क्यों उसे लग रहा था कि जैसे ये सब एक तयशुदा प्लान के तहत हुआ था। अगर प्लान नहीं भी था तो भी अयाज गाड़ी का पीछा तो ज़रूर कर रहा होगा, और मुस्तफ़ा ड्राइवर को अच्छी तरह समझा चुका था कि कोई मशकूक हरकत देख के फ़ौरन उसे कॉल करे। वो अगर कोई ऐसी वैसी गाड़ी देखता तो कम से कम मुस्तफ़ा को तो ज़रूर बताता। वो नहीं खाती तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी नहीं खाते। मुझे भूख लगी थी, मैंने गाड़ी रुकवा ली। अब मुझे क्या इल्म था कि एकदम तुम्हारी वाइफ का ये एक्स बॉयफ्रेंड आ टपकेगा। दुरिया ने नफ़रत से कहा, शट अप। दुरिया के आखिरी अल्फाज ने मुस्तफ़ा को गोया आग ही लगा दी थी। शहवार को मैं तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए फजूल गोई से परहेज़ ही करो, वरना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा।
मुस्तफ़ा ने खासी ऊंची आवाज़ में कहा था। मेहरुन्निसा बेगम फ़ौरन वहाँ आई थी। क्या हुआ? उन्होंने हैरत से देखा। देखिए आंटी, ये मुस्तफ़ा मेरी बेइज्जती कर रहा, वो भी आम सी शहवार के लिए। दुरिया ने तो एकदम रोना शुरू कर दिया। मेहरुन्निसा बेगम ने नासमझी से दुरिया और मुस्तफ़ा को देखा। अगर तुम ऐसी घटिया ज़बान इस्तेमाल करोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मुस्तफ़ा ने उंगली उठाकर वार्न किया। दुरिया ने खा जाने वाली नज़रों से देखा। कोई जितना भी आला व अरफा लिबास पहन ले, कभी अपनी असल शनाख्त नहीं छुपा सकता। मेरा मुंह तोड़ने की बजाय अपनी वाइफ से जाकर पूछो, जिसके पीछे उसका एक्स बॉयफ्रेंड पागलों की तरह दनदनाता फिर रहा है। दुरिया ने जवाबन दूबदू कहा था। दुरिया, मेहरुन्निसा बेगम की आवाज़ एकदम गूंजी थी। तुम हमारी बच्ची हो तो इसका ये मतलब नहीं कि हम खामोशी से तुम्हें शहवार के मुतालिक जो मर्ज़ी बोलने की इजाज़त दे देंगे, उन्होंने बहुत गुस्से से कहा था। मुस्तफ़ा ने नागवारी से घूरा। हमें पहले भी शहवार से मुतलिक तुम्हारी बदज़बानी की खबर मिलती रही थी। हम महज बात बढ़ने की वजह से खामोश थे, लेकिन इस खामोशी का ये कतई मतलब नहीं कि तुम हमारी खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठाओ। मेहरुन्निसा बेगम का अंदाज़ कतई था। दुरिया ने कुछ कहना चाहा तो उन्होंने हाथ उठाकर रोक दिया था। हमारे बच्चे बड़ों का अदब व लिहाज करने वाले हैं। हमारे बच्चों ने आज तक हमारे सामने बोलने की गुस्ताखी नहीं की, भले हम गलत भी हों। तुम हमारी मेहमान हो। आइंदा ख्याल रखना कि तुम किस घराने की फ़र्द हो और इस घर के क्या असूल व ज़वाबित हैं। ये हस्ब व नसब पर तफाखुर हमें ज़ेब नहीं देता। उन्होंने दो टोक अंदाज में बात मुकम्मल की थी। दुरिया का चेहरा एहसास से तौहीन से लाल भभूका हो गया था। और हाँ, हम किरदार और शराफत को फ़ौक़ियत देते हैं और हम अच्छी तरह जानते हैं कि कौन कितने पानी में। मेरा मुंह ना खुलवाओ तो बेहतर होगा। मेहरुन्निसा बेगम के अल्फाज पर दुरिया लब भींचकर तेज़ी से वहाँ से भागकर अपने कमरे में बंद हो गई थी। मेहरुन्निसा बेगम ने पुरसोच नज़रों से उसे जाते देखा और फिर सुर्ख चेहरा लिए खड़े मुस्तफ़ा को। हमें उससे बहुत पहले बात कर लेनी चाहिए थी। मैंने कई बार नोट किया था कि इसका रवैया शहवार के साथ अच्छा नहीं। लाइबा भी कई बार बता चुकी थी, लेकिन ये इस कदर गुस्ताखी पर उतर आएगी मैंने कभी सोचा भी ना था। माँ के अल्फाज पर मुस्तफ़ा ने गहरा सांस लिया। बहरहाल हमने इसकी तबीयत अच्छी तरह साफ़ कर दी है। समझ गई तो ठीक, वरना इसके माँ बाप को कहूँगी कि वो इसे वापस बुलवा लें, वहाँ जैसा मर्ज़ी रिश्ता देख कर शादी कर दे, फिर हमारी ज़िम्मेदारी नहीं होगी, वो कहकर वहाँ से चली गई थी। मुस्तफ़ा एक गहरा सांस लेते वापस कमरे में आया तो शहवार उठकर बिस्तर पर बैठ गई थी। किसी सोच में गुम थी। मुस्तफ़ा को देखकर सीधी हुई थी। आज जल्दी घर आ गए? उसने पूछा था। मुस्तफ़ा मुस्कुराकर उसके साथ बिस्तर पर बैठ गया था। तुम्हारी तबीयत की वजह से जल्दी आ गया। अब कैसी तबीयत है? बेहतर हूँ। डॉक्टर के पास दोबारा कब जाना है? उसके बालों की लट चेहरे पर झूल रही थी। नरमी से कान के पीछे अड़सते पूछा तो शहवार ने एक गहरा सांस लिया। कल जाना है। मेरी स्टडी का बहुत हर्ज हो चुका है। अगले महीने एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे और मुझे नहीं लगता इस बार मैं या अना ये एग्ज़ाम्स क्लियर कर पाएंगी, शहवार ने कहा। मुस्तफ़ा ने सर हिलाया। अगर कहती हो तो किसी ट्यूटर या अकेडमी का बंदोबस्त करवा देते हैं। इस हालत में मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। मैं बाहर निकलूँगी तो हर लम्हे अयाज़ का खौफ सवार रहेगा। मेरे असाब इस मुसलसल खौफ से चटकने लगे हैं। अब मुझे लगता है मेरे दिमाग की नस किसी दिन फट जाएगी। ये शख्स किसी आसेब की तरह मेरी सोचों से चिमट गया है। जब तक मेरी अपनी ज़ात पुरसुकून थी कि कुछ नहीं होगा, लेकिन अब मैं अपने बच्चे को कोई नुकसान नहीं देख सकती। इस बार किस्मत की मेहरबानी से बच गई हूँ, लेकिन मेरे ज़रूरी नहीं अगली बार ज़िंदा भी बच सकूँ। शहवार वाकई बहुत खौफज़दा थी। पिछले 2-3 दिनों से वो मुसलसल बेआराम थी। माजी और लाइबा भाभी ख़ुसूसी ख्याल रख रही थी, लेकिन उसके ज़हन पर जो डिप्रेशन सवार हुआ था, इसका इतनी जल्दी कोई भी इलाज ना था। ऐसा कुछ नहीं होगा, अपने जहन को रिलैक्स रखो, मुस्तफ़ा ने मोहब्बत से कहते उसे अपने असार में लिया। आप तो मुझसे सख्त नाराज़ थे ना? उसने शिकवा किया तो मुस्तफ़ा हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, ना नाराज़ था और ना ही बदज़न। तुम एक बहुत बहादुर डॉक्टर हो, सो अपने जहन से हर तरह की नेगेटिव सोच निकाल कर रिलैक्स रहो। और अगर फिर कहीं से अयाज़ आ गया तो? उसके अंदर से ये खौफ नहीं निकल पा रहा था। मुस्तफ़ा ने बहुत ज़ब्त से उसे देखा था। जब तक मैं ज़िंदा हूँ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा जो तुम्हें या हमारी लाइफ को नुकसान पहुँचाए। अमजद खान मुसलसल अयाज़ के पीछे लगा हुआ है। वो रपोश है। उसका बाप कहीं बाहर के मुल्क में भाग गया है। उसके घर की ख़वातीन अब पाकिस्तान में ही है। सब पर कड़ी निगाह रखी हुई है। इस बार अयाज़ जिंदा बचकर नहीं जाएगा। मुस्तफ़ा ने उसे साथ लगाकर उसका सर थपथपाया तो शहवार ने गहरा सांस लिया। आंखों में नमी थी। अम्मी का कुछ पता चला? हर दूसरे तीसरे दिन वो एक आस लिए ये सवाल करती और हर बार नाउम्मीद हो जाती। हाँ, बहुत कुछ पता चल चुका है, लेकिन अभी बहुत से असरार बाकी हैं जिन पर पर्दा हनूज़ बरकरार है। क्या वाकई? वो हैरान होती बेख्तियार नम आलूद आंखों से मुस्तफ़ा को देखा। उसने हाँ में सर हिलाया तो उसकी आंखों की नमी बेख्तियार गालों पर सरायत कर गई।
तो फिर आप मुझे अम्मी के पास ले चले ना, मैं उनसे मिलना है, इतने माह हो गए हैं। मैंने उनको देखा तक नहीं, वो बेकरार सी हो गई थी। हम बहुत जल्द उन तक पहुंचेंगे, यूँ समझ लो। अभी बहुत सी पेचीदगियाँ बाकी हैं, बस उनके बारे में अभी सिर्फ कुछ क्ल्यूज़ मिले हैं। हम बहुत जल्द उन तक पहुंच जाएंगे, तो फिर तुम्हें भी उनके पास ले जाएंगे। यूँ समझ लो कि बस अब कुछ दिन का इंतज़ार है, फिर ताबिंदा वो हम सबके सामने होंगी। मुस्तफ़ा ने तसल्ली दी तो शहवार के अंदर एकदम उम्मीद सी जागी थी। मुस्तफ़ा ने मोहब्बत से उसके रुखसारों पर बहते आंसू साफ किए थे। जब तक कयास पकड़ा नहीं जाता, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं कहीं यहीं घर में ही रहूँगी, मैं कॉलेज भी नहीं जाऊँगी। मुझे बहुत डर लगने लगा है, खुदा ना ख्वास्ता हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो। वो फिर उसी हौलनाक मंजर को याद करके खौफज़दा होने लगी थी। मुस्तफ़ा ने बहुत बेबसी से होंठ भींचे थे। ये बात तो उसे भी किसी तेज़ धार आले की तरह काट रही थी। अगर खुदा ना ख्वास्ता वाकई शहवार को कुछ हो जाता तो, या उनके बच्चे को। मुस्तफ़ा ने बहुत ज़ब्त से शहवार का सर थपथपाते उसे तसल्ली देना चाही थी, जबकि अपने अंदर एक तूफ़ान बरपा था जो अयाज़ को फ़ौरन से कहीं से निकाल कर मलिया मेट कर देने को बुफर रहा था। सबोही घर आ चुकी थी। हल्का फुल्का सहारे से वो चल फिर रही थी। आज बहुत दिनों बाद अना कॉलेज गई थी। 1 माह बाद एग्ज़ाम्स का शेड्यूल जारी हो गया था। उसका गुज़रे दिनों में इतना हर्ज हो चुका था कि हद नहीं। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इस सब को कैसे कवर करे। शहवार भी कॉलेज नहीं आई थी। वहाँ मौजूद किसी भी क्लासमेट को उसकी गैर हाज़िरी की वजह का इल्म न था, बल्कि वो तो गुज़श्ता 2-3 दिनों से आ ही नहीं रही थी। वो सारा दिन थक हार कर घर लौटी और वो चेंज करके किचन में आई थी। आज बहुत दिन बाद खाने को जी चाह रहा था। उसने खाना निकाला और बाहर पानी लेकर टेबल के गिर्द से कुर्सी घसीट कर बैठ गई थी। रोशी किचन में दाखिल हुई तो अना खाना खा रही थी। चाय पियोगी? चाय का पानी रखते रोशी ने पूछा। अगर बना रही हो तो पी लूँगी, वरना स्पेशली मेरे लिए बनाना चाह रही हो तो फिर रहने दो, मैं कुछ देर बाद में पीऊँगी, जब सब पियेंगे। खाना खाते उसने कहा, मैं अपने लिए बना रही थी तो तुम्हारे लिए भी बना देती हूँ। अना खामोश ही रही। आज मुस्तफ़ा भाई की पुप्पो की फैमिली वली भाई की अयादत को आई थी। खाना खाते अना का हाथ एकदम साकित हुआ था। आंटी बता रही थी कि उनका बेटा हमाद किसी काम के सिलसिले में दुबई गया हुआ है, 1 माह बाद आएगा। आंटी रिश्ते की बात कर रही थी। वो चाह रही थी कि बात तय कर लेते, मंगनी या डायरेक्ट निकाह की तकरीब बाद में हो जाएगी। अना को लगा कि जैसे एकदम उसके इर्द गिर्द फ़िज़ा में ऑक्सीजन की शदीद कमी हो गई हो। अंकल ने कहा कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं, जब वो मंगनी या निकाह का कहेंगे हम तैयार हो जाएंगे। अना ने अपने कामते हाथों से एकदम डाइनिंग टेबल को थामा था। उसे लग रहा था जैसे उसे रोशी के अल्फाज की समझ ही नहीं आ रही। चाय बनाती बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में रोशी और भी बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन अना साकित से टेबल को मजबूती से थामे बेहिस्सो हरकत बैठी रह गई थी। फूफा कह रही थी कि चंद दिन में वो अच्छी तरह चलने फिरने के काबिल हो जाएंगी, तो फिर कोई तकरीब कर लेंगे। अना खामोशी से उठी थी। खाना खा लिया? बर्तन समेट दूँ? उसे खड़ा होते देखकर रोशी ने पूछा। बर्तनों में खाना अभी भी मौजूद था। वो सिर्फ अनकारा भर सकी थी। चाय भी तैयार हो जाती है, पी कर जाना। उसे बाहर निकलते देखकर रोशी ने कहा तो अना ने महज सर हिलाया था और किचन से निकल गई थी। रोशी ने बहुत खामोशी से एक निगाह बचे हुए खाने पर डाली और फिर बाहर निकलते वजूद पर रोशी ने लब भींच लिए थे। अना अपने कमरे में जाने के बजाय बाहर लॉन में आ बैठी थी। वो रोना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे लग रहा था कि जैसे उसके अंदर शदीद घुटन सी पैदा हो गई है। वो शदीद थकी हुई थी। उसका इरादा खाना खाकर कुछ देर सोने का था, लेकिन अब ज़हन से सब कुछ महव हो चुका था। वो खामोशी से घास पर बैठ गई थी। वो कुछ देर बैठी रही। कुछ देर बाद सुगरा उसे चाय का कप थमा गई थी। यकीनन रोशी ने भेजा था। अना को लगा कि जैसे वो इतने सारे हजूम अपने रिश्तों की मौजूदगी के बावजूद बिल्कुल तन्हा हो गई है। चाय का कप उसने घास पर रख दिया था। वो बिल्कुल साकित अपने ही अंदर उड़ती आवाज़ों से खौफज़दा लड़ती रही थी और घास पर मौजूद चाय ठंडी होती रही। अना वो चौंकी, हैरान होकर देखा रोशी खड़ी थी। उसके हाथ में उसका मोबाइल था। शहवार की कॉल है। उसने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। अना ने खामोशी से मोबाइल थाम लिया था। तुमने चाय नहीं पी? रोशी ने ठंडी चाय को देखा तो अना ने भी कप को देखा और फिर बगैर कुछ कहे मोबाइल कान से लगा लिया था। हेलो। रोशी ने खामोशी से कप उठा लिया था। अना शहवार से बात करने लगी थी। रोशी एक निगाह उस पर डालकर एक गहरा सांस लेते वहाँ से चली गई। मैं ठीक हूँ। हाँ, आज कॉलेज गई थी, लेकिन तुम नहीं आई थी। रोशी के जाने के बाद अना ने कहा। जवाबन शहवार ने अपने साथ बीते जाने वाले वाक़ये की सारी रुदाद कह सुनाई तो अना हैरत ज़दा रह गई।
उसे खुद पर अफसोस होने लगा। शवार उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, कभी वो वक्त भी था। दोनों एक दूसरे के पल पल से बाखबर थे और अब उनको एक दूसरे पर बीती जाने वाली किसी भी क़यामत का कोई इल्म ही ना था। मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई हूँ, अब घर से निकलने को दिल नहीं चाहता। सोच रही हूँ कि इस कदर ख़राब सूरत हाल में न जाने कैसे एग्ज़ाम्स हों। मैं सेमेस्टर ड्रॉप कर दूँ, बेबी के बाद फिर से ज्वाइन करूँ। तब तक शायद अयाज़ का भी कोई फ़ैसला हो चुका होगा। हर्ष तो मेरा भी बहुत हो चुका है, लेकिन सेमेस्टर ड्रॉप करने के लिए मेरे पास कोई ख़ास वजह नहीं है। तुम तो छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकती हो, मेडिकल सर्टिफिकेट भी दे सकती हो। अना ने कहा तो शहवार ने गहरा सांस लिया। हाँ, लेकिन तुम तो कॉलेज आया करो, ध्यान दो, इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजरने वाली यार। तुम्हारे बगैर वहाँ जाना बहुत मुश्किल लगेगा मुझे। मेरी इस सेमेस्टर में अटेंडेंस बहुत शॉर्ट है, मेरा तो दाखिला भी बामुश्किल जा सका था। तुम तवज्जो दो, एग्ज़ाम्स क्लियर कर लोगी तुम। हाँ, कोशिश तो करना होगी। क्या ये मुमकिन नहीं मैं कॉलेज से सीधे तुम्हारी तरफ आ जाया करूँ? नोट्स और लेक्चर्स हर चीज़ होगी। तुम अपने अंकल से कहो, वो चेयरमैन साहब से बात कर लेंगे, हम दोनों मिलकर स्टडी कर लिया करेंगे। इस तरह कम से कम एग्ज़ाम्स तो दे सकती हो ना? ठीक है, मैं सोचूंगी। इस तरह मिलकर शायद अच्छी तरह स्टडी हो जाएगी, वरना मैं अकेली अब कुछ नहीं कर पाऊँगी। मेरे पास एग्ज़ाम्स ड्रॉप कर देने के अलावा और कोई चांस नहीं रहा। अच्छा, एक और बात कहनी थी, शवार ने कहा तो उन्होंने तवज्जो दी। क्या? आज पुप्पो हमारी तरफ आई थी, वो तुम्हारे और हमाद के रिश्ते से मुतल्लिक माजिद से सलाह मशवरा कर रही थी। शवार के अल्फाज पर अना एकदम साकित हो गई थी। वो चाह रही थी कि दोनों फैमिलीज इस रिश्ते से मुतमईन तो हैं ही, क्यों ना बाकायदा बात तय करके मंगनी या निकाह कर लेते हैं। वो भी वही बात दोहरा रही थी जो कुछ देर पहले रोशनी ने उसे बताई थी। अभी वलीद भाई अस्पताल में है, कुछ दिनों में वो भी घर आ जाते हैं, तो फिर बाकायदा तकरीब करेंगे। अना ने लब भींच लिए थे। शवार खामोश हो गई थी। अना कुछ पल उसके जवाब का इंतज़ार करते जवाब न पाकर बोली, मुझे अंदाज़ा हो रहा है तुम्हारे लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल है, लेकिन यार तुमको अब स्टैंड लेना होगा। महज एक लड़की के खौफ से तुम खुद को इस तरह बर्बाद मत करो। कोई फ़ैसला करो, एक बार सबको बता दो, फिर देखना कैसे ठीक हो जाएगा। शहवार ने समझाना चाहा तो अना की आंखों से एकदम आंसू बहने लगे। अब ये मुमकिन नहीं। अगर सबको इल्म हो गया तो मैं अपनी ही नज़रों से गिर जाऊंगी। मैं खुद को इस काबिल नहीं समझती कि वलीद जैसे शख्स की ज़िंदगी में दाखिल हो सकूं। मैंने उस पर शक किया, न जाने किस किस अंदाज में उसे हर्ट करती रही। मुझे सज़ा तो मिलनी ही थी और शायद मेरी सज़ा थी। ऐसे मत करो, अभी वक्त तुम्हारे हाथ में है यार। तुम वलीद भाई के बगैर कभी खुश नहीं रह पाओगी। मैं खुश कब रहना चाहती हूँ? वलीद मुझसे नफ़रत करता और ये सब जानकर शायद वो मेरी शक्ल देखना भी पसंद ना करे। प्लीज़ तुम किसी से भी कुछ नहीं कहोगी, जो होगा होने दो। वलीद ज़िंदा है, सेहतमंद हो जाए, इससे ज़्यादा मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं। दूसरी तरफ मौजूद शवार ने गहरा सांस लिया। तुम अपना मोबाइल ले लो, रोशी के नंबर पर कॉल करना। अच्छा नहीं लगता मुझे तुम चक्कर लगाना हमारी तरफ। मेरी तबीयत संभलती है तो मैं भी मुस्तफ़ा के साथ तुम्हारी तरफ आऊँगी। आंटी की खैरियत पूछने हो सकता है तब तक वली भाई भी घर आ चुके हो। ओके। दोनों के दरमियान मज़ीद बातें होती रही थी। फिर मगरिब की अज़ान होने लगी तो दोनों ने बात समेटी थी। तो यह अपने कमरे में बैठी मुसलसल पेचो-ताप खा रही थी। उसे रह रहकर शहवार और मुस्तफ़ा पर गुस्सा आ रहा था। तभी उसका मोबाइल बजा था, एक अनजान नंबर था। उसने नंबर देखा और फिर कॉल रिसीव कर ली। हेलो, कैसी हो? दूसरी तरफ दुरिया को जो आवाज़ सुनाई थी वो चौंकी थी। उसने फ़ौरन उठकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया था। तुम? हाँ, मैं अयाज़। दुरिया ने एक गहरा सांस लिया। कहाँ थे तुम? जानते हो पिछले कई दिनों से तुम्हारा नंबर डायल करते करते मेरे हाथ की उंगलियां टूटने लगी हैं। दूसरी तरफ अयाज़ ने कहका लगाया था। जानता हूँ मैं, लेकिन मैंने वो नंबर बंद कर दिया। वो नंबर मुस्तफ़ा के पास मौजूद है, वो उस पर रब्ता कर सकता था। ये नया नंबर है, अब इसी पर तुमसे रब्ता करूँगा। तुम कहाँ हो? मैं कहाँ हूँ वो बात तो मैं अब अपने बाप को भी नहीं बताने वाला। मैं जहाँ हूँ वहाँ मुस्तफ़ा या उसका कोई भी अफसर नहीं पहुँच सकता। तुम बताओ, तुम्हारी तरफ क्या सूरत हाल है? मुस्तफ़ा बहुत बुफरा हुआ है। वो और उसके अब्बा मुसलसल तुम्हारी खोज में है। शहवार मुसलसल घर में कैद है, डॉक्टर भी घर में ही आ रही है। किस्मत अच्छी है जो एक बार फिर बच निकली, वरना मेरा काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता। इस बार ना सही, अगली बार सही, लेकिन उससे नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं उसे उठवा ना सका तो अब की बार उससे ज़िंदा भी नहीं छोड़ूंगा। अब क्या करोगे? ये तुम तो मिलोगी तो बताओगी। इस कदर हसीन लड़की पर इस कदर मेहरबानी कोई बिला मकसद ना थी, लेकिन इस तरह भी दुरिया बीबी थी, इस तरफ भी दुरिया बीबी थी जो इंतकाम में भी इतनी अंधी ना हुई थी। मैं नहीं मिल सकती। मुस्तफ़ा बहुत तेज़ इंसान है, वो पहले ही मेरी हर हरकत पर निगाह रखता है। इस बार उसकी अम्मा भी मुझसे बदजन हो चुकी है। मैं अभी इस घर में मौजूद हूँ, ये भी बड़ी मेहरबानी है।
मैं इस सब को नहीं मानता। तुम बताओ कब मिलोगे मुझसे? नामुमकिन है। तो फिर ठीक है, मैं भी इस सारे खून खराबे में तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। अयाज ने एकदम आंखें माथे पर रखी थी। देखो, मैं कोशिश करती हूँ शहवार को किसी तरह तुम तक ले आऊँ, फिर तुम जो मर्ज़ी करो, लेकिन याद है मेरा नाम ना आने पाए। हाँ, पहले जैसे तुम लेकर आई हो। सारे प्लान का सत्यानाश हो गया था। मैंने बिल्कुल तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक काम किया। तुमने ही कहा था ना मैकडॉनल्ड के पास ले आऊँ, और वो गाड़ी में अकेली थी। तुम बगैर लोगों को मुतवज्जो किया आसानी से गाड़ी समेत लेकर निकल सकते थे। दुरिया को भी गुस्सा आ गया था। वो तो गाड़ी के दरवाजे लॉक थे, मजबूरन शीशा तोड़ना पड़ा था, जिस पर वो साली चीखने लगी थी। और फिर वो ड्राइवर और चौकीदार दोनों आ गए थे। ओके, जो भी था, शुक्र है किसी को भी मुझ पर शक नहीं हुआ, लेकिन अगली बार बहुत मोहतात होकर काम करना होगा। मैं मौका देकर तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। तुम अपना ये नंबर बस ऑन रखना। ठीक है। अयाज मान गया था। कुछ बातों के बाद कॉल बंद हो गई थी। दुरिया के होंठों पर बड़ी जहरीली सी मुस्कुराहट थी। मुस्तफ़ा शाजी, तुम भी क्या याद रखोगे कि किससे पाला पड़ा है। बड़ी बाकिरदार बनी फिरती है शहवार साहिबा। ऐसी जगह जाकर डालूंगी ना कि कभी पलट कर निकल ना सकेगी। वो जहरीले अंदाज में मुस्कुराई थी। उसके जहन पर बड़ी जहरीली सोचों का कब्जा था। राबिया परेशान थी। अब्बास ने 2-3 बार कॉल की थी। वो काफ़ी देर से एक ही जगह बैठी उलझती रही थी। ईशा की नमाज़ पढ़कर सब अपने अपने कमरों में सोने जा चुके थे। वो अपनी ज़ात से लड़ती उलझती रही थी और फिर थक हार कर कमरे से निकल आई थी। मामू के कमरे की लाइट रोशन थी। वो सीधा वहीं आ गई थी। दरवाजे पर हाथ रखा तो वो खुलता चला गया था। मामू, मैं आ जाऊँ? उसने दरवाजे में ही खड़े होकर पूछा तो किताब पढ़ते फिजान साहब चौंके थे। आ जाओ। उन्होंने किताब बंद कर दी थी। राबिया उनके पास आ बैठी थी। कुछ परेशान हो? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा तो राबिया ने उन्हें देखते गहरा सांस लिया। हाँ, खैरियत। दोनों में बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। वो अपनी हर बात उनसे शेयर करती थी। जी। वो सोच में पड़ गई कि उनसे ये बात शेयर करे या नहीं। वो खामोशी से उसे देखते रहे। आप सर अब्बास को तो जानते हैं ना? अब्बास शाजी, उन्होंने कहा तो राबिया ने सर हिलाया। आपको बताया था ना कि उनकी पहली शादी ख़त्म हो चुकी है और उनका एक बेटा भी है। फिजान साहब ने सर हिलाया। उन्होंने मुझे वो रुकी उंगलियां चटखाने लगी। फिजान साहब ने संजीदगी से देखा। प्रपोज़ किया है। बात ऐसी थी कि फिजान साहब साकित से हो गए थे। राबिया ने किन अखियों से उन्हें देखा। वो बहुत संजीदा थे। चेहरे पर एक गहरी सोच का अक्स था। वो बार बार कॉल कर रहे हैं, मेरा जवाब मांग रहे हैं, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि मेरी ज़िंदगी के हर फैसले का इख्तियार मेरी फैमिली को है। फिजान साहब ने एक गहरा सांस लिया। वो एक रोशन ख्याल खुले जहन के इंसान थे, लेकिन वो कभी भी इतने बेबाक न रहे थे कि ज़िंदगी को खुली छूट दे देते। तुमको अब्बास कैसा लगता है? वो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन फिजान ने बगौर देखा। मेरे लिए सबसे मुकद्दम और सबसे आला इंसान वो है जो आपका इंतखाब होगा। मैंने सर अब्बास का प्रपोज़ल आप तक पहुंचाना था, पहुंचा दिया। आप जो भी फ़ैसला करेंगे वही मुझे कबूल होगा। फिजान साहब ने इनकारा भरा। आपा सुरैया या सुहेल को बताया? राबिया ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं अगर इनकार कर दूं तो मुझे आपका हर फैसला कबूल होगा। सर अब्बास अच्छे इंसान हैं। इसके बावजूद मैंने ज़िंदगी में कभी दूसरे मायनों में नहीं सोचा। उन्होंने कहा था अगर आपके घर वालों की मर्ज़ी होगी तो वो अपने वालिदैन को भी लाएंगे। फिजान साहब ने सर हिलाया। अब्बास को कहना कल किसी भी वक्त मुझसे मिल ले। ये उम्र भर का फ़ैसला है। मैं बहुत सोच समझ कर ही बताऊँगा कि इनकार करना या इकरार। राबिया का चेहरा एकदम खिल उठा था। उसे लगा कि जैसे दर पर्दा फिजान मामू इस रिश्ते पर रजामंदी का इजहार कर रहे हैं। उनसे कुछ देर बातें करने के बाद अपने कमरे में आ गई तो उसने अब्बास का नंबर मिलाया। अब्बास ने कॉल काट दी थी। वो दोबारा मिलाने लगी तो इससे पहले ही अब्बास की कॉल आ गई थी। उसने फ़ौरन कॉल रिसीव की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त खैरियत? दूसरी तरफ अब्बास शायद नींद से जागा था। आई एम सॉरी, आपको शायद डिस्टर्ब कर दिया मैंने। वो फ़ौरन शर्मिंदा हुई। रात के उस पहर बगैर किसी वजह के किसी को कॉल करना कोई अच्छी बात तो ना थी। अरे शर्मिंदा मत हो, मैं कतई डिस्टर्ब नहीं हुआ। आप मुझे किसी भी वक्त कहीं भी कभी भी कॉल कर सकती हैं। अब्बास का अंदाज़ ऐसा था कि वो एकदम रिज़र्व सी हुई। सर, मेरे मामू आपसे कल किसी भी वक्त मिलना चाहते हैं। क्या? जी, मैंने उनसे आपके प्रपोज़ल की बात की थी। अब्बास ने गहरा सांस लिया। क्या कहेंगे वो? अब्बास कॉन्शियस हुआ। ये तो आपको उनसे मिलकर ही अंदाज़ा होगा। अब्बास मुस्कुराया। क्या आप उनसे मिलने से डर रहे हैं? राबिया ने पूछा। अब्बास हंस दिया। बिल्कुल भी नहीं, डर कैसा, बस टेंशन हो रही है कि वो क्या कहेंगे। अगर इनकार कर दिया तो आपकी किस्मत। मेरे लिए मेरी फैमिली का हर फैसला मुकद्दम होगा, चाहे वो इनकार हो या इकरार। बस आपकी यही बात तो अच्छी लगती है। मैं कोशिश करूँगा अपना अच्छा वकील साबित होते आपके मामू के सामने बेहतर तौर पर अपना दफा कर सकूँ। दूसरी तरफ राबिया खामोश रही थी। मेरे हक़ में दुआ करेंगी?
उसकी खामोशी पर अब्बास ने गमगीन आवाज़ में पूछा। वो जो बहुत पुरसकून थी एकदम बौखलाई। मैं कह चुकी हूँ कि मेरे लिए मेरी फैमिली का हर फैसला मुकद्दम होगा, चाहे वो इनकार हो या इकरार। वो कहकर तेज़ी से कॉल काट गई। दूसरी तरफ अब्बास एकदम मुस्कुरा दिया था। अब्बास इस मुलाकात को लेकर बहुत कॉन्शियस हो रहा था। वो फिजान साहब की बताई हुई जगह पर आ गया था। उन्होंने अब्बास को अपने घर के करीब मौजूद पार्क में बुलवाया था। दोनों एक बेंच पर बैठ गए थे। अब्बास बहुत अच्छी तरह ड्रेसअप हुआ था, मामूल से हटकर बहुत डिसेंट और पुरवकार लग रहा था। फिजान साहब ने उसे बगौर देखा था। सलाम दुआ और एक दूसरे का हाल चाल दरियाफ्त करने का मरहला तय हो चुका था। आप जानते हैं कि मैंने आपको क्यों बुलवाया? फिजान साहब ने कुछ पल गुजरने के बाद गुफ्तगू का आगाज़ किया। जी, मैं कोई बात करने से पहले आपको बता दूं, मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है। अब्बास एकदम साकित हुआ। कुछ पल मज़ीद सिरके थे। वहाँ पार्क में कई लोग आ जा रहे थे। मैं इस इनकार की वजह तो पूछ सकता हूँ? अब्बास का सख्ता टूटा तो उसने संजीदगी से पूछा। बिल्कुल, आपको राइट हासिल है। फिजान साहब ने सर हिलाया। लेकिन मैं इस इनकार की वजाहत ना देना चाहूँ तो फिर मैं बार बार आपके पास आऊँगा। हर चीज़ की एक वजह होती है और इस इनकार की भी कोई वजह तो होगी ना। हमारा और आपका स्टेटस नहीं मिलता। मैं इसको इतनी माकूल वजह नहीं मानता और ना ही मेरा घराना इतना कंजर्वेटिव है कि एक छोटी सी बात को वजह बनाकर इनकार करे। तुम्हारा घराना? फिजान साहब मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट में ना ही तंज था और ना ही हकारत, लेकिन इसके बावजूद न जाने क्यों अब्बास को उनकी यह मुस्कुराहट बहुत कटीली और तंज उड़ाती लगी थी। मैं रुपए, पैसे, दौलत, जायदाद सबकी नफ़ी करता हूँ। मेरे नज़दीक इंसान के करैक्टर, उसकी शराफत और इखलाक की वैल्यू है, और बाकी सब बेमायनी है। जवानी में सभी ऐसे बड़े बड़े डायलॉग बोल लेते हैं बेटा, लेकिन जब बोझ कंधों पर पड़ता है और वक्त का पहिया उल्टी चाल चलता है तो सब दावे इस चाल के सामने धरे के धरे रह जाते हैं। आपको लगता है कि मेरे कॉलो फेल में तजाद है? आप बेशक मुझे आजमा कर देख लें। अब्बास को उनके अल्फाज पसंद ना आए थे, सो लहजा एकदम गर्म हो गया था। फिजान साहब मुस्कुराए थे। बड़ी नरमी से अब्बास के कंधे पर हाथ रखा था। बरखुरदार, राबिया हमारी बच्ची है और हम बगैर किसी वजह इनकार करने का हक रखते हैं, और मेरे पास भी अपने हक में बोलने और कायल करने के लिए दलाइल की कमी नहीं है, बशर्त कि आप इन दलाइल पर गौर करना चाहें तो। उन्होंने सर हिलाया। बिल्कुल, आप अपने हक में दलाइल दे सकते हो, लेकिन राबिया हमारी बच्ची है और हम अच्छी तरह जानते हैं कि उसकी ज़ात का कोई भी पहलू हमसे छुपा हुआ नहीं है। वो खुली किताब की तरह हमारे सामने है। प्रपोज़ल महज आपका फ़ैसला है। अगर हमारी बच्ची इस फैसले में इन्वॉल्व होती तो सोचते, कोई तदबीर करते, लेकिन हमारी बच्ची बिल्कुल गैर जानिबदार है और मैं चाहता हूँ आप बार बार इससे रब्ता करके उसे फोर्स मत कीजिएगा। बस इसीलिए आपसे मिलना चाहता था मैं। वो अपनी बात मुकम्मल करके उठे तो अब्बास भी साथ ही खड़ा हो गया था। ये तो कोई रीज़न नहीं बनता। आप राबिया के मामू हैं, मैं अपने वालिदैन को भेजूंगा राबिया की वालदा और भाई के पास, और मुझे यकीन है वो इनकार नहीं करेंगे। फिजान साहब ने बगौर अब्बास को देखा। हमारे घर में एक फ़र्द का फ़ैसला ही सबका फ़ैसला होता है बेटा। जब मैं इनकार कर चुका हूँ तो वो इकरार नहीं करेंगे। लेकिन मैं रीज़न नहीं मानता। किसी को उसकी दौलत की बुनियाद पर रिजेक्ट कर देना तो कोई असूल ना हुआ, यानी इस दौलत के सामने मेरी ज़ात, मेरा किरदार सब सिफर। ये तो नाइंसाफ़ी हुई। तुम्हारे जैसे घरानों में ऐसी नाइंसाफ़ी बिल्कुल आम सी बात है। दौलत को बुनियाद बनाकर रिश्तों का तकद्दुस पमाल कर देना इन्हीं अमीर ऊंचे तबके के लोगों का ही तो शेवा है। बेटा, मैं तो एक आम सा गरीब से घराने का फ़र्द हूँ। तुमको तो चाहिए था कि अपने जैसे घराने में रिश्ता देखते। अब आप ज़्यादती कर रहे हैं अंकल। एक बार राबिया ने बताया था कि आप एक मुअल्लिम हैं और अपनी सारी ज़िंदगी तलबा को इल्म देते गुजार दी। एक मुअल्लिम की दौलत और गुर्बत की लकीर खींच देने वाली सोच जानकर मुझे अफसोस हो रहा है। फिजान साहब ने उसे खामोशी से देखा। आप मेरे शादीशुदा होने को बुनियाद बनाते या मेरी ज़ाती शराफत को, मैं इस इनकार को मान लेता, लेकिन अब ये इनकार मुझे नामंजूर है। राबिया आपकी बेटी है, उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला करने का इख्तियार आपको हासिल है, लेकिन इस तरह दौलत को बुनियाद बनाकर किसी को रिजेक्ट कर देना बड़ा ही नाइंसाफ़ी वाला सलूक है। अब के अब्बास ने हकीकतन बुरा माना था, जबकि फिजान साहब ने उसे बहुत गौर से देखा था। तुम राबिया के लिए क्या कर सकते हो? कुछ तवक्कुफ़ के बाद उन्होंने पूछा। मैं लंबे चौड़े दावे नहीं करता, लेकिन बाहैसियत इंसान जो भी मुझसे बन पड़ा मैं करूँगा। अब्बास ने तहम्मुल से कहा। क्या अपने वालिदैन को छोड़कर राबिया को अपना सकते हो? सवाल ऐसा था कि अब्बास कई लम्हों तक खामोश रहा था। आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। राबिया की ख्वाहिश ज़रूर है, लेकिन अपने वालिदैन को दुख देने का मैं कभी सोचूंगा भी नहीं।
बस यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ बेटा। जब बात माँ बाप की आ जाती है तो सब जज्बाती फ़ैसले एक तरफ धरे के धरे रह जाते हैं। माँ बाप औलाद को ऐसे बेतवाज़ुन ताल्लुक़ जोड़ देने पर मजबूर कर देते हैं और मैं अपनी बच्ची को सारी उम्र दुःख झेलने नहीं दूँगा। उनका अंदाज़ हतमी था। अब्बास ने बड़े ज़ब्त से फ़िज़ान साहब को देखा था। आपका मेरे वालिदैन के मुतल्लिक़ ख़्याल बहुत ही नेगेटिव है। कभी माज़ी में हमारे बुज़ुर्गों में से कोई रहा होगा दौलत व जायदाद के तफाखुर में मस्त, लेकिन मेरी ज़िंदगी में हमारे बाबा साहब से लेकर बाबा जान तक सभी ने हमें इनकसारी ही सिखाने की कोशिश की है। मेरा छोटा भाई मुस्तफ़ा से की शादी जिसने लड़की से हुई है, उसके ख़ानदान का किसी को कोई इल्म नहीं। उसने हमारे घर में रहने वाली एक ऐसी खातून के हाथों परवरिश पाई है जिसका ख़ानदान उसे ठुकरा चुका था और वो अपनी और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए हवेली में पनाह लेने पर मजबूर हो गई थी। हमारी माँ जी ने उस लड़की को बेटियों की तरह समझा और हम लोगों ने बहनों की तरह। और जब उसकी शादी की बात हुई तो हमारी माँ जी ने सबके सलाह व मशवरे से उसकी शादी अपने सबसे चहेते बेटे से कर दी थी। अगर हम दौलत व जागीर के नशे में चूर लोग होते तो हमारे घर में शराफत व किरदार की बुनियाद पर रिश्ता बनाने की मिसाल कभी कायम ना होती। अब्बास ने बहुत तहम्मुल से बताया था। फ़िज़ान साहब के चेहरे पर उलझन पैदा हुई थी। बहरहाल मैं आपको अपना फ़ैसला बदलने पर मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन कायल करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अगर आप कायल होना चाहें तो। अब्बास ने जेब से सनग्लासेस निकाल कर आंखों पर टिका लिए थे। चलता हूँ, कोई नाजेबा लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया हो तो माजरत ख्वाह हूँ। हाथ मिलाने को उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। फ़िज़ान साहब ने बगौर उसे देखते हुए उसका हाथ थाम लिया था। उनके हाथ के लम्स में अजीब सी हद्दत थी। उन्होंने हाथ दबाकर छोड़ दिया था। अब्बास पलटा और चंद कदम आगे बढ़ाए थे। फ़िज़ान साहब की निगाह उसके हर उठते कदम पर थी। दिल में अजीब सा तलातुम बरपा था। तभी बेइख्तियार उनकी ज़बान हिली थी। सुनो। लाला रुख को लेने आने वाला हुमायूं था। हुमायूं को बर्दाश्त करना बड़ा ही दिल गुर्दे का काम था। लाला रुख सारा रास्ता अपने ज़ब्त को आजमाती रही थी। अपने घर पहुंचते ही उसे लगा कि वो जैसे जन्नत में आ गई। उसकी माँ की हालत बहुत ख़राब थी। वो मुसलसल बिस्तर पर लेटी रहती थी। उसके नाना की मौत जिस कार एक्सीडेंट में हुई थी, उसी कार में नाना के साथ उसकी माँ भी थी, जो रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर के सबब मुसलसल बिस्तर पर थी। वो माँ के पास आई तो माँ उसे देख कर रोने लगी। तुम्हें कहा भी था कि वापस इस घर में ना आना, क्यों आई तू? तेरा जालिम बाप ज़बरदस्ती तेरी शादी अपने भतीजे से करवा देगा, फिर तो मेरी तरफ से सारी ज़िंदगी बैठ कर रोना। तो अम्मा फिर मैं कहाँ जाती? एग्ज़ाम्स के बाद हॉस्टल को वैसे भी छोड़ना था। अब्बा आए थे, साफ कह दिया था कि एग्ज़ाम्स दूँ और किसी को भेजेंगे, सीधा घर आ जाऊँ। और तेरा वो उस्ताद, तूने उससे बात की? उसकी माँ ने एक आस से पूछा था। नहीं अम्मा, किसी से बात नहीं की, वो माँ को टाल गई थी। तुझे आना नहीं था। ये हुमायूं तो तेरे बाप से भी कहीं हाथ आगे। ये दौलत किसी शाम की तरह मेरी ज़िंदगी को डस गई थी। अब ये तेरी ज़िंदगी खा जाएगी। रात को उसका बाप घर आया था। इसे देखकर कहने लगा, अगले माह शादी की तारीख रख दी है, कार्ड छपने दे दिए हैं, तू भी अब आराम से घर बैठकर शादी की तैयारी कर। बाप के सामने वो खामोशी से सर झुका गई थी, लेकिन माँ के सामने आते ही वो बिलक बिलक कर रो दी। तो यहाँ से चली जा लाला रुख, वरना तेरा बाप तुझे इस हुमायूं से ब्याह देगा। तो इसके लिए दौलत की तिजोरी से बढ़कर कुछ भी नहीं। वो तेरा भी वैसे इस्तेमाल करेगा जैसे तेरे नाना और मेरा किया, और फिर नकारा समझकर एक तरफ डाल दिया। तेरे नाना को भी तेरे बाप ने मारा है। वो उसकी जान से मार देने की धमकियाँ दिया करता था और फिर उसने मार दिया। वो मुझे भी मारकर जायदाद नाम लिखवा लेंगे। उसकी माँ उससे फिर वही अल्फाज दोहरा रही थी जो वो उससे कई बार कह चुकी थी, और हमेशा की तरह वो अपनी माँ को बेबसी से देखती रह गई थी। काश वो अपने अम्मा के अल्फाज की तरह बहुत बहादुर होती, या फिर काश उसके पास यहाँ से भागकर कहीं और जाने का रास्ता होता। 2 दिन गुजरे थे जब उसका बाप उससे कुछ कागजात लेकर दस्तखत करवाने आया था। ये क्या है? हमेशा की तरह बाप के सामने चुप रहने वाली बाप के सामने बोल पड़ी थी। क्यों, तुझे नज़र नहीं आ रहा? लाला रुख ने फिर कागजात देखे थे। ये उसकी एक फैक्ट्री के कागजात थे जो वो हुमायूं के नाम मुंतकिल कर रहे थे। लेकिन मैं दस्तखत नहीं करूँगी, बहुत हिम्मत करके उसने कह दिया था। आराम से दस्तखत कर, ज़बान ना चला। उसके बाप ने खींचकर उसको थप्पड़ मारा था। वो दुख से अपने गाल पर हाथ रखकर बाप को देखती रही थी। लेकिन मैं ये दस्तखत नहीं करूँगी। वो ज़िंदगी में पहली बार बाप के सामने डटी थी। तू दस्तखत नहीं करेगी? उसके बाप ने पूछा तो उसने नफ़ी में सर हिला दिया था।
इसके बाप का हाथ उस पर उठा था और फिर उठता ही चला गया, मार मार कर थक गया तो वो उसे उसकी माँ के कमरे में बंद करके चला गया था। वो माँ के साथ बैठकर शिद्दत से रोती रही थी। ज़िंदगी एकदम उन माँ बेटी के लिए इम्तिहान बन गई थी। उसके बाप ने उसका खाना पीना बंद कर दिया था। वो खुद तो बर्दाश्त कर लेती, लेकिन माँ की हालत देखकर वो सिसक उठी। चौथे दिन उसने हिम्मत हार दी थी। उसने वो फैक्ट्री खामोशी से दस्तखत करके हुमायूं के नाम मुंतकिल कर दी थी। उसका बाप बहुत खुश था, जबकि उसकी माँ को फिर से खाना और मेडिसिन मिल रही थी। चंद दिन गुजरे थे जब उसकी माँ ने एक बार फिर उसे उस घर से भागकर चले जाने पर जोर देना शुरू कर दिया था। मेरे पास कुछ कागजात बाकी हैं, कुछ जेवर छुपा और रखा है और कुछ पैसा भी। तू चली जा यहाँ से और कभी पलट कर यहाँ ना आना। लेकिन अम्मा, तुझे इस हालत में छोड़कर मैं नहीं जा सकती, वरना अब्बा और हुमायूं तुझे मार डालेंगे। वो मुसलसल इनकारी थी। ये देख मेरे हाथों को, मुझ पर रहम कर, मैं तेरी वजह से मर भी नहीं सकती। चली जा यहाँ से। मैंने खान बाबा के बेटे से बात कर ली है, वो तुझे ले जाएगा। किससे? अमजद खान से। वो हैरान हुई थी। हाँ, 2 दिन पहले तेरा बाप और हुमायूं घर ना थे, तू सोई हुई थी। मैंने खान बाबा को बुलवाया था, अमजद पढ़ रहा है। वो इसी दिन शहर से आया था, उसके साथ उसकी बीवी और बेटा भी था। खान बाबा के पास तेरे नाना ने कुछ कागजात, जेवर और पैसा रखवा रखा था, वो तुझे दे देंगे। वो तुझे शहर छोड़ देंगे। अमजद खान ने वादा किया था, वो तुझे बाहिफाजत जहाँ तू कहेगी पहुँचा देंगे। उसकी माँ सारा प्रोग्राम तय किए हुए थी। लेकिन अम्मा, मैं जाऊँगी कहाँ? तू अपने उसी उस्ताद के पास चली जाना, उसे कहना तेरा साथ दे या फिर कहीं और रह लेना, लेकिन इस अजाब से निकल जा। अम्मा की सुई अभी तक सिकंदर पर अटकी हुई थी। वो अम्मा को बता ही नहीं सकी थी कि उसकी तरफ से मुकम्मल तौर पर नाउम्मीद होकर ही यहाँ तक आई थी। लेकिन अम्मा, अगर अब्बा को पता चल गया तो? नहीं चलेगा। अमजद खान और उसकी बीवी बच्चा दोपहर में निकलेंगे, साथ वाले गांव में रुकेंगे, बाद में खान बाबा तुझे शाम में उन तक पहुंचा देंगे, उसके बाद रात में निकल जाना। लेकिन अम्मा, देख मेरी सांसों का अब कोई भरोसा नहीं, मुझे सुकून से मरने दे, वरना आखिरी वक्त तक मैं तड़पती रहूँगी। उसकी माँ ने लजाजत से कहा तो वो खामोश हो गई थी। न जाने क्यों अंदर ही अंदर वो खुद भी उस अकूबत खाने से भाग जाने को मचल रही थी। अम्मा के कहने पर जहाँ जहाँ जो जो जेवर, रुपया, पैसा रखा था उसने निकाल कर बैग में रख लिया था। 2 दिन बाद उनको मौका मिल गया था। हुमायूं कई दिन से मंजर से गायब था और अब्बा किसी फैक्ट्री के काम से कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाने के लिए रवाना हुए थे। अपने पीछे वो तमाम मुलाजमीन को सख्ती से हदायत जारी करके गए थे। सारा दिन पुरसुकून गुजरा था। रात हुई तो खान बाबा चले आए थे। वो अम्मा के गले लगकर शिद्दत से रोई थी। उसकी माँ बहुत पुरसुकून और मुतमईन थी। उसने ज़िंदगी भर में अपनी माँ को इस कदर इत्मीनान में नहीं देखा था। खान बाबा के साथ वो छुप छुप आकर निकली थी। दूसरे गांव तक वो पैदल ही गए थे। वहाँ खान बाबा की बहन रहती थी। अमजद खान, उसकी बीवी वहाँ इंतज़ार कर रहे थे। उसके पहुँचते ही वो फ़ौरन निकल आए थे। सड़क किनारे गांव था। गाड़ी कुछ देर में मिल गई थी। इस तरह वो फिर वहीं आ गई थी जहाँ से एग्ज़ाम्स के बाद वो निकली थी। अब कहाँ जाना है? छोटी बीबी उसके हॉस्टल के सामने पहुंचकर अमजद खान ने पूछा था। घर से आते हुए वो अपना बैग ले आई थी। वहाँ खड़े खड़े उसने उसको चेक करना शुरू कर दिया था और फिर ऑटोग्राफ नोटबुक निकाल कर अपने सामने की थी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसने देखा सिकंदर सुभान अहमद के ऑटोग्राफ के नीचे सिकंदर का एड्रेस लिखा हुआ था। उसने अपनी उस ऑटोग्राफ बुक पर जिस जिस दो उस्ताद या पर्सनैलिटी का ऑटोग्राफ लिया, उसके साथ साथ उसका एड्रेस भी ले लिया करती थी। आज उसकी आदत उसके काम आ रही थी। उसने वो एड्रेस अमजद खान को दिखाया था। अमजद खान ने रिक्शा किया था उसे हॉस्टल छोड़कर सिकंदर के घर चले आए थे। रात के 2 बज रहे थे जब अफशा गहरी नींद से उठी थी। घर का दरवाज़ा बड़े ज़ोर ज़ोर से बज रहा था। वो हैरान होकर कमरे से निकली थी। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। और आज वाली एपिसोड मैंने इतनी मुश्किल से रिकॉर्ड की है ना, कोई 70-100 इसके मैंने एडिट वीडियोस बनाई होंगी। मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल था और मेरा दिल भी नहीं कर रहा कि मैं इस पर वो क्या कहते हैं कि थोड़ा तबसरा वगैरह करूं, तो मुझसे बोला नहीं जा रहा। तो एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब शहवार की जो आदत है ना वो अच्छी है। मतलब उसको रियलाइजेशन हो जाती है। मतलब ये कपल हर लिहाज से अच्छा है। दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। और फिर दुनिया ने जिस तरह की घटिया हरकत की और फिर उसके बाद उसके साथ वो हादसा होता है, लेकिन शुक्र उसके बेबी को कुछ नहीं होता। और फिर जिस तरीके से मुस्तफ़ा उसको हैंडल करता है, यार मुस्तफ़ा सच अ जेंटलमैन, कितना वो अच्छा इंसान है। वो है अच्छा, मतलब साबित कर दिया उसने कि वो जेंटलमैन ही है। और उसके बाद फिर शहवार और उनके सीन तो मज़े के होते ही हैं। लेकिन साथ में लाला रुख की स्टोरी हमें पता चली। लाला रुख किस तरह से आई सिकंदर की ज़िंदगी में, वो उसकी स्टूडेंट होती है। और इनका भी अच्छा सारा कुछ चला। और अफशा मेरा ख्याल है अफशा के दिल में वही बात रहेगी ना जो उसकी माँ ने की थी कि
ज़ेबुन्निसा ने की होती है कि मेहरुन्निसा की ख्वाहिश थी कि बहू बनाए अफ़शा को। तो फिर लेकिन ऑफ़ कोर्स वो सिकंदर का ऐसा वैसा कोई भी ध्यान नहीं है और अभी तक बाबा की कोई एंट्री नहीं हुई। क्या उसको पता नहीं है कि उसका दोस्त मर गया है? उसका ज़ाहिर-सी बात उसको अपने बेटे की कोई परवाह नहीं। और मुझे हैरत इस बात पर हो रही है कि वो इतने अमीर हैं, कनाडा में रह रहे हैं, तो कभी उनको मौका ही नहीं मिला कि वो अपने बेटे से मिल लें या उनको कभी इस चीज़ का ख़्याल आया हो कि वो भी मेरा बेटा है। कभी बंदा इंसान कर लेता है। उसके बाद वही बात जो काशफ़ा मिल नहीं रही थी, मतलब उसका कोई सीन ही नहीं आ रहा था, लेकिन जिस तरह से फिर उसने वो किया तो वो अच्छा हो गया कि मतलब वो दोबारा आ गई और वो कितनी फ़ज़ूल है ना, को फिर डराने धमकाने लग गए। और फिर अना वाला सीन भी, मतलब मैं इस पर बोलना भी चाह रही हूँ लेकिन मुझसे बोला नहीं जा रहा। और बाकी ये कि देखते हैं कि आगे क्या होता है। दुरिया को तो मेरा ख़्याल भेज ही देना चाहिए, जितनी वो घटिया लड़की है या जितना वो कर रही है फ़ज़ूल। और मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि अगर उसके पास अयाज़ का नंबर है मुस्तफ़ा के पास, तो उसको उसके निकलवाने चाहिए ना कॉन्टैक्ट्स कि किस किस के साथ उसका कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो इस वजह से उसका दुरिया का भी पता चल जाएगा। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। वैसे तो है तो वो बड़ा ज़हीन मुस्तफ़ा, तो अब ये तो आगे जाकर पता चलेगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसके अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।